वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर अमेंडमेंट क्लास। आई थिंक सो ये हमारी लास्ट अमेंडमेंट क्लास होगी। देखो सीए फाइनल में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई थी क्विकली। कारोक 2020 विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। दूसरी अमेंडमेंट किस में आई थी? दूसरी अमेंडमेंट आई थी हमारे प्रोफेशनल एथिक्स में, एक एडिशन किया गया था ऑफ टॉपिक नॉकलार, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। फिर ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें सेबी एलओडीआर की अमेंडमेंट की वजह से इसमें अमेंडमेंट्स आई थी विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब हमारी दो अमेंडमेंट्स रह गई। एक तो हमारी अमेंडमेंट रह, किसकी अमेंडमेंट अभी रह गई? एक तो पीयर रिव्यू की अमेंडमेंट रह गई। और ये अमेंडमेंट्स क्यों आई है? ड्यू टू रिवाइज स्टेटमेंट्स ऑन पीयर रिव्यू 2021 की पीयर रिव्यू की स्टेटमेंट को रिवाइज किया गया है, जिसकी वजह से पीयर रिव्यू में क्या आई हैं? अमेंडमेंट्स आई हैं। बिल्कुल माइनर अमेंडमेंट्स है, मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, डेज वगैरह की अमेंडमेंट्स है। हाँ, जितनी भी हैं हम आज कवर कर लेंगे। दूसरी ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ में तो एक ही अमेंडमेंट है। सिर्फ कितनी अमेंडमेंट है? एक ही अमेंडमेंट है, और विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर क्लास। जो हमारी रेगुलर क्लास होती थी उसमें वो अमेंडमेंट मैंने पहले ही साथ साथ करवा दी थी, क्योंकि वो अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2021 को आई थी। और 1 अप्रैल 2021 के बाद हमने अपनी क्लास रिकॉर्ड की थी, तो मैंने वहां आपको इसका बता दिया था कि ये अमेंडमेंट नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगी। तो ये एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो ये मैं जस्ट लास्ट में इसको भी कवर करवा दूंगी। बैंक ऑडिट के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी एडिशंस हैं, जो भी एडिशंस नहीं है, सिर्फ जो भी आपके मॉड्यूल की वजह से जो भी इसके चेंजेस हैं वो उसको हम बाय नोट्स, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी एंड यू कैन डू इट बाय नोट्स। अब हम बिगिन करते हैं हमारी अमेंडमेंट इन पीयर रिव्यू की। पीयर रिव्यू में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, पीयर रिव्यू में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई हैं। द फर्स्ट अमेंडमेंट किस में आई है? द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड किस में आई है? टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। फटाफट बताओ, टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में अगर आपको याद हो एएस आते थे। कौन से एएस आते थे? एएस इशूड बाय आईसीआई, एएस इशूड बाय आईसीआई, एप्लीकेबल टू द एंटिटीज, एप्लीकेबल टू द एंटिटीज अदर देन कंपनीज, एप्लीकेबल टू द एंटिटीज other than companies, other than companies। और AS applicable to the companies under section 133। देखो 133 में क्या लिखा हुआ है, क्विकली मैं आपको सेक्शन 133 की लैंग्वेज रीड करवा देती हूँ। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, और ये हम अपने कंपनीज एक्ट में भी करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एएस प्रिस्क्राइब करेगी एज रिकमेंडेड बाय आईसीआई। रिकमेंड कौन करेगी? आईसीआई करेगी। इन कंसल्टेशन विद एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय नफरा। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एएस प्रिस्क्राइब करेगी, जिसको रिकमेंड करेगी कौन? आईसीआई। फिर वो कंसल्ट करेगी नफरा से, और नफरा की रिकमेंडेशन को कंसीडर करके सेंट्रल गवर्नमेंट एएस नोटिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एएस नोटिफाई करेगी। अब ध्यान से सुनना, पहले क्या लिखा होता था? पहले जो स्टेटमेंट थी पीयर रिव्यू की, वहां क्या लिखा होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट एएस प्रिस्क्राइब करेगी। इससे कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट एएस प्रिस्क्राइब करेगी, जो रिकमेंड किए होंगे आईसीआई ने, और इन कंसल्टेशन विद नफरा। लेकिन ये लाइन ऐड नहीं की गई थी, दैट आफ्टर एग्जामिनेशन, ये वाली लाइन को ऐड नहीं किया हुआ था। जो पीयर रिव्यू की ओल्ड स्टेटमेंट थी उसमें आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय नफरा को ऐड नहीं किया गया था, लेकिन अब इसको ऐड कर दिया गया है। तो अब ए एडिशन क्या आया? एंड considering the recommendation made by NAFRA and after examination of recommendations made by NAFRA, इसको ऐड कर दिया गया है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय नफरा, यू कैन से सेक्शन 133 की सेम लैंग्वेज के लिए इसको ऐड ऑन कर दिया गया है। और दूसरा इंड
AS, और कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस एक यही अमेंडमेंट है। एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय नफरा, और दूसरा क्या था, स्टैंडर्ड्स, दूसरे क्या थे, स्टैंडर्ड्स इश्यूड बाय ICAI, जिसमें क्या था, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, क्या थे, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग। अब यहां ऐड कर दिया गया एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल। ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल तो होगा ही होगा, SQC 1 कवर नहीं होगा, ऑब्वियसली क्वालिटी कंट्रोल कवर होगा। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड के साथ क्या वर्ड ऐड कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल। दीज आर द टू एडिशंस दैट हैव बीन मेड इन द डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। देखो तीन तो AS ही थे, AS ICAI ने इशू किया फॉर द एंटिटीज अदर देन कंपनीज, और AS issued under section, AS prescribed under section 133 of the Companies Act by the CG based on the recommendations of ICAI and in consultation with NAFRA। पहले सिर्फ यहां तक था, अब ऐड कर दिया आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय NAFRA। क्या एडिशन किया गया, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय NAFRA। दूसरा इंडियस और स्टैंडर्ड्स में एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ क्या वर्ड ऐड कर दिया, क्वालिटी control, और सब सेम है, स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग, and everything is same. These are the two additions have been made in the definition of technical, ethical and professional standard. I think so ये amendment as such इतनी important नहीं थी. This amendment is not important for exam point of view. अब आते हैं peer review board. आप बताओ peer review board को कितनी मीटिंग करनी होती है, PRB peer review board को कितनी मीटिंग करनी होती है। I think so आपको याद होना चाहिए कि peer review board को कितनी मीटिंग करनी होती है, पीयर रिव्यू बोर्ड को कितनी मीटिंग करनी होती है, एटलीस्ट 1 मीटिंग। कितनी करनी होती है, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी 3 मंथ्स, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी 3 मंथ्स, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी 3 मंथ्स। हर 3 महीने में उन्हें एक मीटिंग करनी है। अब यहां चेंज कर दिया गया, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी 3 मंथ्स को काटकर क्या कह दिया गया, कैलेंडर क्वार्टर। इनको एवरी कैलेंडर क्वार्टर में एक मीटिंग करनी है। इसका मतलब जन टू मार्च के क्वार्टर में इन्हें एक मीटिंग करनी है, अप्रैल टू जून के क्वार्टर में इन्हें एक मीटिंग करनी है, जुलाई टू सितंबर के क्वार्टर में इन्हें एक मीटिंग करनी है, अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में इन्हें एक मीटिंग करनी है। तो पहले क्या होता था, पीयर रिव्यू बोर्ड क्या कर रहेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड शेड होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन एवरी 3 मंथ्स। अब इन एवरी 3 मंथ्स की जगह पर क्या कर दिया, इन एवरी कैलेंडर क्वार्टर, इन्हें एवरी कैलेंडर क्वार्टर में एक मीटिंग करनी है। दिस इज द चेंज इन द मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड। द बोर्ड मीट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस बिफोर इट, हाउएवर एटलीस्ट 1 मीटिंग शेल बी हेल्ड इन एवरी 3 मंथ्स। इसको कट कर दो, एवरी 3 मंथ्स की जगह पर अब क्या कर दिया, इन एवरी कैलेंडर क्वार्टर, in every calendar quarter. This is the change in the meeting of peer review board. Clear हुई बात। अब उसके बाद एप्लीकेबिलिटी, देखो एप्लीकेबिलिटी में मेजर चेंजेस आए हैं, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे। अब हम एक देखो एप्लीकेबिलिटी को लास्ट में कवर करेंगे। अभी हम इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते हैं। एक अमेंडमेंट आई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसमें आई है, एलिजिबिलिटी criteria to be a peer review, eligibility criteria to be a peer reviewer बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो ओल्ड प्रोविजन, पहले क्या होता था, और न्यू प्रोविजन क्या है, ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन। एलिजिबिलिटी टू बी अ पीयर रिव्यूअर, देखो पहले क्या होता था, लेवल 1 एंटिटीज की, लेवल 1 एंटिटी का रिव्यूअर बनने के लिए अलग क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती थी। लेवल 2 का पीयर रिव्यूअर बनने के लिए अलग क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट थी, बट अब एज सच कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम बना दिया है। पीयर रिव्यूअर है, चाहे लेवल 1 की पीयर रिव्यू कर रहा है, चाहे लेवल 2 का पीयर रिव्यू कर रहा है। तो पीयर रिव्यू की जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट थी, जो डिफरेंट थी फॉर लेवल 1 एंड फॉर लेवल 2, अब इसको एक जैसा कर दिया गया है। आइदर वो लेवल 1 का रिव्यूअर है और आइदर वो लेवल 2 का रिव्यूअर है, ये डिफरेंशिएट को खत्म कर दिया गया है। दिस इज द major change that has been made in the
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीयर रिव्यू। फटाफट ओल्ड प्रोविजन क्या होता था, मैं फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करती हूँ। ओल्ड प्रोविजन क्या होता था? पीयर रिव्यू क्या, पीयर रिव्यूअर क्या होना चाहिए? मेंबर इन प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेंबर इन प्रैक्टिस होना चाहिए। और उसके पास क्या होना चाहिए? ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए? अगर वो लेवल 1 का पीयर रिव्यूअर है या वो लेवल 2 का पीयर रिव्यूअर है। अगर लेवल 1 का पीयर रिव्यूअर है तो उसके पास कम से कम एटलीस्ट 10 ईयर का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर लेवल 2 का पीयर रिव्यूअर है तो उसके पास एटलीस्ट 7 इयर्स का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट 7 इयर्स ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 7 इयर्स ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले क्या होता था ओल्ड प्रोविजन में? मेंबर इन प्रैक्टिस विच हैव एटलीस्ट 10 years of audit experience for level 1 entity and 7 years of audit experience for level 2 entity। अब कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया गया। मेंबर इन प्रैक्टिस होगा, क्या होगा? मेंबर इन प्रैक्टिस होगा और उसके पास ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना? एटलीस्ट ऑफ 7 इयर्स। उसके पास 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो जो भी क्वालिफिकेशन लेवल 2 के लिए थी ना, बस अब वही क्वालिफिकेशंस डाल दी गई हैं। किसके लिए? टू बी अ पीयर रिव्यू। तो मेंबर इन प्रैक्टिस एटलीस्ट 7 इयर्स ऑफ ऑडिट एक्सपीरियंस, उसके पास कम से कम 7 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट चेंज। मेंबर इन प्रैक्टिस एंड एटलीस्ट 7 years of audit experience। Clear हुई बात? This is the first change in the एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ पीयर रिव्यूअर। अब आते हैं सेकंड। ओल्ड प्रोविजन क्या होता था? अगर पीयर रिव्यूअर ने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, अगर पीयर रिव्यूअर ने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, अगर पीयर रिव्यू ने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, अगर पीयर रिव्यूअर ने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस। देखो लेवल 1 के लिए, किसके लिए? लेवल 1 के लिए करंटली किस में होना चाहिए? मूव्ड फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस। करंटली किस में होना चाहिए? प्रैक्टिस में होना चाहिए। करंटली किस में होना चाहिए? प्रैक्टिस में होना चाहिए। करंटली किस में होना चाहिए? प्रैक्टिस में होना चाहिए। इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस। अगर वो लेवल 1 का पीयर रिव्यूअर बनना चाहता है, अगर वो लेवल 1 का पीयर रिव्यूअर है तो कम उसके पास इंडस्ट्री का कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रैक्टिस का कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और लेवल 2 के लिए उसके पास कम से कम 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो ओल्ड प्रोविजन क्या था? अगर पीयर रिव्यूअर ने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, अगर पीयर रिव्यूअर ने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, वो करंटली प्रैक्टिस में होना चाहिए। लेवल 1 के लिए उसके पास इंडस्ट्री का 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रैक्टिस का 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर लेवल 2 का पीयर रिव्यूअर है तो 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस चाहिए था और प्रैक्टिस के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। अब इसको भी चेंज कर दिया गया। अगर पीयर रिव्यूअर ने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, अगर उसने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, वो करंटली किस में है? प्रैक्टिस में। वो करंटली किस में होना चाहिए? प्रैक्टिस में होना चाहिए। वो करंटली किस में होना चाहिए? प्रैक्टिस में होना चाहिए। उसके पास इंडस्ट्री का कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रैक्टिस का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब लेवल 2 वाली क्वालिफिकेशंस को ही इसमें कर दिया गया है। तो अगर उसने मूव किया, करंटली प्रैक्टिस में होना चाहिए और उसके पास इंडस्ट्री का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रैक्टिस का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दिस इज द सेकंड चेंज इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्विकली एक बार इन 2 चेंजेस को पढ़ते हैं। देखो पीयर रिव्यूअर, एलिजिबिलिटी टू बी अ पीयर रिव्यूअर, ए पीयर रिव्यूअर शेल क्वालिफाई। देखो पहले क्या होता था? अगर वो मेंबर इन प्रैक्टिस है तो उसके पास 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर लेवल 1 एंटिटी और 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर लेवल 2 एंटिटी। इसको रिमूव कर दिया गया है। अब क्या कह दिया? मेंबर शेल बी अ मेंबर इन प्रैक्टिस, वो मेंबर इन प्रैक्टिस होना चाहिए और उसके पास एटलीस्ट 7 इयर्स का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर हुई बात? और दूसरा, अगर उसने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, अगर उसने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस और वो करंटली प्रैक्टिस में होना चाहिए, 15 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का
प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर लेवल 1 एंटिटी, और एक्सपीरियंस 10 साल का इंडस्ट्री का, 3 साल का प्रैक्टिस का फॉर लेवल 2 एंटिटी। ये ओल्ड प्रोविजन थे, इसको डिलीट कर दिया गया है। अब क्या कर दिया, इन केस ऑफ मेंबर अगर उसने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस, वो करंटली प्रैक्टिस में होना चाहिए और उसके पास कम से कम 10 साल का ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर हुई बात। उसके बाद उसने रिक्विजिट ट्रेनिंग, ये सेम पॉइंट है, उसने रिक्विजिट ट्रेनिंग की हो, अंडरगोन की हो रिक्विजिट ट्रेनिंग और क्लियर किया हो रिक्विजिट टेस्ट। ये पहले भी था और ये अब भी है। अगर आपको याद हो ये जो डी नंबर पॉइंट है, देखो हम पहले भी पढ़ते थे, जो मेंबर रिव्यूअर अपॉइंट हो रहा है, जो मेंबर रिव्यूअर अपॉइंट हो रहा है, ये हम पहले भी पढ़ते थे बट एलिजिबिलिटी में नहीं पढ़ते थे। हम कहते थे कि रिव्यूअर को ये करना है। देखो जो रिव्यूअर, जो पीयर रिव्यूअर अपॉइंट हो रहा है, जो पीयर रिव्यूअर क्या हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है, उसे 2 डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने हैं, उसे 2 डिक्लेरेशन देनी है। एक तो उसे डिक्लेरेशन देनी है जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब की है, एक तो डिक्लेरेशन देनी है विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड, एक तो उसको डिक्लेरेशन देनी है प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड, जो उसको देनी, एक डिक्लेरेशन देनी है जो बोर्ड प्रिस्क्राइब करता है, जो पीयर रिव्यूअर को देनी होती है। कब देनी होती है, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर रिव्यूअर, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर रिव्यूअर। जब वो पीयर रिव्यूअर बनता है तो उसे एक डिक्लेरेशन देनी होती है और डिक्लेरेशन में वो क्या लिखेगा, ये कौन प्रिस्क्राइब करता है, बोर्ड प्रिस्क्राइब करता है। तो पीयर रिव्यूअर को 2 डिक्लेरेशन देनी होती है। एक तो डिक्लेरेशन देनी है जब उसे अपॉइंट किया जाता है, वो डिक्लेरेशन देनी है जो बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा, और दूसरी उसको डिक्लेरेशन देनी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। उसको दूसरी डिक्लेरेशन किसकी देनी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी की। दूसरी डिक्लेरेशन कौन सी देनी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी की। देखो हम पहले भी पढ़ते थे, रिव्यूअर को 2 डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है। एक तो उसे फर्निश करनी है डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर रिव्यू अपॉइंटमेंट, और दूसरा उसको कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन देनी होती है। सेम इसको ऐड कर दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो जो मेंबर को रिव्यूअर अपॉइंट किया जा रहा है उसे 2 डिक्लेरेशन देनी है। एक तो डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड एट द टाइम ऑफ अम्पैनलमेंट एज पीयर रिव्यूअर, जब उसे पीयर रिव्यू के लिए अम्पैनल किया जाएगा तो उसे एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। जब उसे अम्पैनल किया जाएगा फॉर पीयर रिव्यूअर तो उसे एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, और दूसरी उसे कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। वाइल गिविंग कंसेंट, जब वो अपॉइंटमेंट का कंसेंट देगा कि हाँ मैं पीयर रिव्यूअर बनने के लिए रेडी हूं, मैं पीयर, देखो अगर आपको याद हो अभी हम पीयर रिव्यू प्रोसेस पढ़ेंगे, देखो 2 डिक्लेरेशन देनी है, ध्यान से सुनना। एक डिक्लेरेशन तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू नहीं, एट द टाइम ऑफ अम्पैनलमेंट ऑफ पीयर रिव्यू, एट द टाइम एक इसको डिक्लेरेशन देनी है जो बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा एट द टाइम ऑफ अम्पैनलमेंट, जब उसे अम्पैनल किया जाएगा एज पीयर रिव्यूअर, उसे एक डिक्लेरेशन देनी है, और उसको कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन देनी है जब वो अपनी कंसेंट देगा ना फॉर अपॉइंटमेंट कि हाँ मैं पीयर रिव्यूअर बनने के लिए रेडी हूँ फॉर दिस एंटिटी, तो फॉर दिस प्रैक्टिसिंग यूनिट, तो उसको एक कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है आपका पीयर रिव्यू बोर्ड, ये आपका पीयर रिव्यू बोर्ड है, तो यहाँ डिक्लेरेशंस देता है पीयर रिव्यूअर। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये क्या है, डिक्लेरेशंस फॉर्म है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। डिक्लेरेशन देखो, एप्लीकेशन फॉर्म, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ होगा डिक्लेरेशंस, बिल्कुल डिक्लेरेशन कम एक्सेप्टेंस टू बी साइंड बाय पीयर रिव्यूअर। देखो जब वो एक्सेप्ट करता है तो ये पीयर रिव्यूअर्स को डिक्लेरेशंस देनी होती हैं, और एक कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन देनी है। जब वो अपनी कंसेंट देगा उसके साथ उसे किसकी डिक्लेरेशन देनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन देनी है, और उसको जब उसके पैनल किया जाएगा एज अ पीयर रिव्यूअर तो उसे एक डिक्लेरेशन देनी है जो बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये 2 डिक्लेरेशन किसको देनी पड़ेगी, पीयर रिव्यूअर को देनी पड़ेगी। और उसके बाद पहले एक पॉइंट होता था कि अगर वो लेवल 1 का पीयर रिव्यूअर बनना चाहता है तो उसने कम से कम लेवल 1 की 7 साल तक, उसने कम से कम लेवल 1 की 7 साल तक ऑडिट कंडक्ट की हो, लेवल 1 एंटिटीज की खुद कम से कम 7 साल ऑडिट कंडक्ट की हो, या फिर जिस एंटिटी में वो था उस एंटिटी की कम से कम 7 साल तक एज ए लेवल 1 एंटिटी ऑडिट हुई हो, तब वो पीयर रिव्यूअर बन सकता है। अब इसको डिलीट कर दिया गया है क्योंकि लेवल 1 वाली बात तो अब कुछ भी रही ही नहीं। तो फटाफट बताओ, पीयर रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो क्या कर दिया, क्या कि उसके पास कम से कम 7 साल का
ऑडिट एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर उसने मूव किया है फ्रॉम इंडस्ट्री टू प्रैक्टिस तो उसके पास कम से कम 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरा, उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी है। उसे क्या डिक्लेरेशन फाइल करनी है? 2 डिक्लेरेशन फाइल करनी है। एक तो जो बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा एट द टाइम ऑफ अम्पैनलमेंट, और दूसरा उसको कॉन्फिडेंशियलिटी की डिक्लेरेशन फाइल करनी है जब वो अपनी कंसेंट देगा फॉर बीइंग अ पीयर रिव्यूअर। और उसे अंडरगोन करनी है ट्रेनिंग, उसको अंडरगोन करनी है ट्रेनिंग, और उसको क्लियर करना है रिक्विजिट टेस्ट, और उसको रिक्विजिट टेस्ट क्लियर करना है। ये पीयर रिव्यू में चेंजेस हैं। आई थिंक सो आपको ये चेंजेस इजीली समझ आ गए होंगे, कोई क्योंकि एज सच कोई मेजर चेंज नहीं था और उसको हमने बाय डिफरेंशिएट अच्छे से कर लिया था। फिर अब करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कि कौन पीयर रिव्यूअर नहीं बन सकता। देखो 4 पॉइंट तो सेम ही है। कौन डिस्क्वालीफाई होगा फॉर बीइंग अ पीयर रिव्यूअर? देखो 4 पॉइंट तो बिल्कुल सेम है। अगर उसके अगेंस्ट कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, अगर उसके अंदर उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या है? पेंडिंग। अगर उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या है? पेंडिंग। और अगर वो कभी भी गिल्टी फाउंड हुआ है, ये सेम पॉइंट्स है, अगर वो कभी भी गिल्टी फाउंड हुआ है फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट, अगर वो कन्विक्टेड प्रूव हुआ है बाय कोर्ट, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड इम्प्रिजनमेंट, और फोर्थ, उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सेम पॉइंट्स हैं जो पहले थे। अब एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है, एक पॉइंट ऐड कर दिया गया है। अगर उसने अंडरगोन की है, इफ ही हैज अंडरगोन, अगर उसने क्या किया? अंडरगोन की है। अगर उसने क्या किया? अंडरगोन की है आर्टिकलशिप या फिर ट्रेनिंग, अगर उसने अंडरगोन की है आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग, अगर उसने अंडरगोन की है आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग अंडर एनी पार्टनर ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, एनी पार्टनर ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट के उसने यहाँ आर्टिकलशिप या फिर क्या की है? ट्रेनिंग की है। उसने आर्टिकलशिप या फिर ट्रेनिंग की है अंडर एनी पार्टनर ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, ये है लोधा एंड कंपनी। यहाँ ये क्या है? लोधा एंड कंपनी। लोधा एंड कंपनी के 2 पार्टनर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनर है मिस्टर ए और एक पार्टनर है मिस्टर बी। ये 2 पार्टनर हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ सृष्टि एज अ पीयर रिव्यूअर। मैं क्या हूँ? सृष्टि सेठी एज अ पीयर रिव्यूअर। मुझे पीयर रिव्यू करने जाना है लोधा एंड कंपनी का। ये प्रैक्टिसिंग यूनिट है, मुझे लोधा एंड कंपनी का पीयर रिव्यू करने जाना है। लेकिन जो मिस्टर बी पार्टनर थे, बी पार्टनर के अंडर मैंने अंडरगोन की है अपनी आर्टिकलशिप, मेरी आर्टिकलशिप। मिस्टर बी एक जो सीए है, मिस्टर बी जो पार्टनर है लोधा एंड कंपनी के, मैंने इनके अंडर अंडरगोन की है अपनी आर्टिकलशिप। क्या आप बताओ, क्या मैं इंडिपेंडेंटली लोधा एंड कंपनी का पीयर रिव्यू कंडक्ट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। यहाँ इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो जाएगी। तो अगर पीयर रिव्यूअर ने कोई भी पार्टनर के, प्रैक्टिसिंग यूनिट के किसी भी पार्टनर के यहाँ आर्टिकलशिप या फिर ट्रेनिंग की है तो वो पीयर रिव्यूअर नहीं बन पाएगा। दिस इज द पॉइंट। अगर उसने अंडरगोन की है ट्रेनिंग या फिर आर्टिकलशिप अंडर एनी ऑफ द पार्टनरशिप, अंडर एनी ऑफ द पार्टनर ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, तो वो क्या होगा? तो वो पीयर रिव्यूअर नहीं बन पाएगा। अगर उसने प्रैक्टिसिंग यूनिट के किसी भी पार्टनर के यहाँ आर्टिकलशिप या फिर ट्रेनिंग की है तो ऑब्वियसली वो पीयर रिव्यूअर नहीं बन पाएगा। क्लियर हुई बात? ये आपकी अमेंडमेंट थी। ये आपकी अमेंडमेंट थी। किसमें अमेंडमेंट थी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ पीयर रिव्यूअर। क्लियर हुई बात? अब आते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट। देखो हम एक टॉपिक पढ़ते थे, अगर आपको याद हो, ऑब्लिगेशंस। क्या पढ़ते थे? ऑब्लिगेशंस। किसकी ऑब्लिगेशन? प्रैक्टिसिंग यूनिट की ऑब्लिगेशंस और पीयर रिव्यूअर की ऑब्लिगेशन। पीयर रिव्यूअर की ऑब्लिगेशन। देखो प्रैक्टिसिंग यूनिट की ऑब्लिगेशन में कोई भी चेंज नहीं है, ये एज इट इज है जैसे पहले था। लेकिन पीयर रिव्यूअर की ऑब्लिगेशन में कुछ मेजर चेंज नहीं है, बस पीयर रिव्यूअर की ऑब्लिगेशन में कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं। देखो पहला क्या था? इसमें कोई चेंज नहीं है। पहला क्या था? वो एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकता, वो क्लाइंट फाइल के, प्रैक्टिसिंग यूनिट के क्लाइंट फाइल का एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकता। वो प्रैक्टिसिंग यूनिट के क्लाइंट फाइल का, क्लाइंट के वर्किंग पेपर्स का, क्लाइंट की फाइल, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स का एक्सट्रैक्ट नहीं ले सकता। दूसरा क्या था कि उसको विद इन टाइम फ्रेम, उसको टाइम फ्रेम के अंदर पीयर रिव्यू
कंप्लीट करना है, उसको विद इन टाइम फ्रेम के अंदर पीयर रिव्यू कंप्लीट करना है। अब चेंज क्या है तो सुनो, टाइम फ्रेम में पीयर रिव्यू कंप्लीट करना है, ये क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ पीयर रिव्यूअर, और उसको अपनी पीयर रिव्यू रिपोर्ट किसको सबमिट करवानी है, बोर्ड को सबमिट करवानी है। अगर ना भी कहा होता तो ऑब्वियसली पीयर रिव्यूअर को अपनी पीयर रिव्यू रिपोर्ट पीयर रिव्यू बोर्ड को सबमिट करवानी होती है। तो यही कहा गया कि पीयर रिव्यूअर को अपनी पीयर रिव्यू रिपोर्ट पीयर रिव्यूअर को अपनी पीयर रिव्यू रिपोर्ट उसको अपनी पीयर रिव्यू रिपोर्ट किसको सबमिट करवानी है, बोर्ड को सबमिट करवानी है। दिस इज द चेंज, और ये चेंज कुछ भी नहीं है, ये ना भी कहा होता तो ऑब्वियसली क्लैरिफिकेशन कर दिया कि पीयर रिव्यूअर आपको अपनी और पीयर रिव्यू रिपोर्ट किसको सबमिट करवानी है, बोर्ड को सबमिट करवानी है। तीसरा क्या ऑब्लिगेशन डाली गई, ऑब्लिगेशन डाली गई पीयर रिव्यूअर पर। पीयर रिव्यूअर आपको डॉक्यूमेंट करने हैं, पीयर रिव्यूअर आपको डॉक्यूमेंट करने हैं अपने वर्किंग पेपर्स। पीयर रिव्यूअर अपने वर्किंग पेपर्स को डॉक्यूमेंट करेगा, पीयर रिव्यूअर अपने वर्किंग पेपर्स को डॉक्यूमेंट करेगा, पीयर रिव्यूअर अपने वर्किंग पेपर्स को क्या करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा। और विद इन 18 मंथ्स, विद इन 18 मंथ्स, जिस दिन उसका पीयर रिव्यू, उसके 18 मंथ्स के अंदर, उसके 18 मंथ्स के अंदर उसको पीयर रिव्यू बोर्ड को अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी देनी है, अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी देनी है, अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी देनी है। इफ कॉल्ड बाय बोर्ड, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड ने, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड ने आपसे आपके वर्किंग पेपर मांग लिए तो पीयर रिव्यूअर आपको अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी देनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो पीयर रिव्यूअर आपको अपने डॉक्यूमेंट करने हैं वर्किंग पेपर। अगर आपके पीयर रिव्यू के 18 मंथ्स के अंदर पीयर रिव्यू बोर्ड आपसे आपके वर्किंग पेपर मांगेगा तो पीयर रिव्यूअर आपको अपने वर्किंग पेपर देने पड़ेंगे। ये ऑब्लिगेशन डाल दी है किसके ऊपर, पीयर रिव्यूअर के ऊपर। चलो देखो द पीयर रिव्यूअर के ऊपर ऑब्लिगेशंस ऑफ पीयर रिव्यूअर्स, दिस इज सेम, वो एक्सट्रैक्ट नहीं ले पाएगा पीयू के क्लाइंट फाइल का, पीयू के क्लाइंट्स फाइल का, डॉक्यूमेंट्स का। दूसरा, उसको अपना रिव्यू विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट करना है। ऐड क्या कर दिया, उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करवानी है बोर्ड को। पीयर रिव्यूअर को अपनी पीयर रिव्यू रिपोर्ट किसको सबमिट करवानी है, बोर्ड को सबमिट करवानी है। ना भी कहा होता तो ऑब्वियसली पीयर रिव्यूअर को अपनी रिपोर्ट किसको देनी होती है, पीयर रिव्यू बोर्ड को देनी होती है, अपनी फाइनल रिपोर्ट पीयर रिव्यू बोर्ड को देनी होती है। और रिव्यूअर आपको डॉक्यूमेंट करने हैं अपने वर्किंग पेपर्स, और आपको अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी बोर्ड को देनी है, आपको अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी बोर्ड को देनी है। इफ कॉल्ड बाय द बोर्ड, अगर बोर्ड मांगेगा तो आपको पीयर रिव्यूअर अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी बोर्ड को देनी पड़ेगी विद इन 18 मंथ्स ऑफ सबमिशन ऑफ रिव्यू रिपोर्ट, विद इन 18 मंथ्स ऑफ सबमिशन ऑफ रिव्यू रिपोर्ट। जब आपने अपनी रिव्यू रिपोर्ट दी थी उसके 18 मंथ्स के अंदर अगर पीयर रिव्यू बोर्ड आपसे आपके वर्किंग पेपर मांगता है, मैं हूं पीयर रिव्यूअर, अगर विद इन 18 मंथ्स, जिस दिन मैंने उनको अपनी पीयर रिव्यू रिपोर्ट दी उसके 18 महीने के अंदर अगर पीयर रिव्यू बोर्ड मेरे से मेरे वर्किंग पेपर्स मांगता है तो एज अ पीयर रिव्यूअर ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरी ऑब्लिगेशन है कि मुझे अपने वर्किंग पेपर्स की कॉपी पीयर रिव्यू बोर्ड को देनी पड़ेगी। अ गुड क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू, कितने टाइम के अंदर, तो विद इन 18 मंथ्स यू हैव टू लर्न दिस लाइन टाइम फ्रेम। अब आते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस में डेज में चेंजेस हैं। किस में चेंजेस हैं, पीयर रिव्यू प्रोसेस में चेंज नहीं है। डेज की रिक्वायरमेंट होती थी तो यहाँ डेज में चेंजेस किए गए हैं, यहाँ डेज में चेंजेस किए गए हैं। अब आते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस, फटाफट बताइए पीयर रिव्यू प्रोसेस में, पीयर रिव्यू प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते थे, पीयर रिव्यू प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते थे। एक होता था सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, क्या होता था, सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर रिव्यूअर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर रिव्यूअर। फिर होती थी प्लानिंग स्टेज, प्लानिंग के बाद होती थी एग्जीक्यूशन स्टेज, और एक होती थी रिपोर्टिंग स्टेज। इन सभी में डेज में चेंजेस किए गए हैं, सभी स्टेजेस में कुछ ना कुछ डेज में चेंजेस किए गए हैं, कुछ ना कुछ डेज में चेंजेस किए गए हैं। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेज, इसमें आपको आपका पीयर रिव्यू प्रोसेस लगभग सारा रिवाइज हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेज, that is selection of practicing unit, that is selection of practicing unit and appointment of peer reviewer, selection of practicing unit and appointment of peer reviewer and appointment of peer
रिव्यू, अपॉइंटमेंट ऑफ ईयर रिव्यू, और जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए थे उसमें भी आप चेंज कर लेना, मैं अभी आपको साथ साथ ही वो चेंज करवा दूंगी। देखो हम इसमें 3 बनाते थे, अगर आपको याद है हम एक बनाते थे प्रैक्टिसिंग यूनिट, दूसरा बनाते थे हम रिव्यूअर, पीयर रिव्यूअर, और तीसरा हमारा क्या होता था, पीयर रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड। देखो फर्स्ट स्टेप में पीयर रिव्यू बोर्ड नोटिफाई करता है प्रैक्टिसिंग यूनिट को दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीयर रिव्यू, सिलेक्ट करता, नोटिफाई करता है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू बोर्ड नोटिफाई करता है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीयर रिव्यू। जैसे ही नोटिफिकेशन मिलती थी, यहाँ चेंज है ध्यान से सुनना, जैसे ही नोटिफिकेशन मिलती थी, जैसे ही नोटिफिकेशन मिलती थी, जो प्रैक्टिसिंग यूनिट होती थी वो क्या फाइल करती थी, वो डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करती थी। क्या फाइल करती थी, एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करके देती थी विद इन 7 डेज। जिस दिन पीयर रिव्यू बोर्ड ने प्रैक्टिसिंग यूनिट को नोटिफाई किया, वो उसके 7 दिन के अंदर एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करके देगी, किसको, पीयर रिव्यू बोर्ड को। वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करके देगी, किसको, पीयर रिव्यू बोर्ड को। ऐसा ही होता था। फिर पीयर रिव्यू बोर्ड उसको 3 रिव्यूअर के नाम भेजता था, पीयर रिव्यूअर बोर्ड उसको 3 रिव्यूअर के नाम भेजता था। जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यूअर, जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट को 3 रिव्यूअर के नाम मिलते थे, जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यूअर के नाम मिलते थे, वो उसके 7 डेज के अंदर 1 रिव्यूअर सिलेक्ट करती थी। वो उसके 7 डेज के अंदर 1 रिव्यूअर सिलेक्ट करती थी फ्रॉम आउट ऑफ 3। वो आउट ऑफ 3 में से एक रिव्यूअर सिलेक्ट करती थी। रिव्यूअर सिलेक्ट करने के बाद फिर पीयर रिव्यू बोर्ड रिव्यूअर को इसकी इंटीमेशन देता था दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर, यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट। फिर विद इन 7 डेज रिव्यूअर अपनी क्या देता था, कंसेंट देता था। रिव्यूअर अपनी क्या देता था, 7 डेज के अंदर रिव्यूअर अपनी क्या देता था, कंसेंट देता था। जैसे ही रिव्यूअर की कंसेंट आती थी तो पीयर रिव्यू बोर्ड प्रैक्टिसिंग यूनिट को इंटीमेशन दे देता था कि रिव्यूअर ने अपनी क्या दे दी है, कंसेंट दे दी है। रिव्यूअर ने अपनी क्या दे दी है, कंसेंट दे दी है। दिस वाज अ स्टेप, दीज वर द स्टेप्स। ये प्रोसेस होता था जो फॉलो किया जाता था, ये प्रोसेस होता था जो फॉलो किया जाता था। देखो पहले क्या लिखा था कि पीयर प्रैक्टिसिंग यूनिट, देखो पीयर रिव्यू बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया प्रैक्टिसिंग यूनिट को दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीयर रिव्यू। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करती थी। अब यहाँ चेंज है, डिक्लेरेशन फॉर्म को क्या कर दिया गया, डिक्लेरेशन फॉर्म को चेंज कर दिया गया और डिक्लेरेशन फॉर्म का क्या कहा गया, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर। क्या कहा गया, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर। अभी दिखाती हूँ, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म। अब क्या देंगे, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म दिया जाएगा। देखो ये है पीयर रिव्यू बोर्ड की फॉर्म्स। देखो एक है डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर प्रैक्टिसिंग यूनिट, एक तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म देगी जो प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या देगी, डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर प्रैक्टिसिंग यूनिट क्या देगी, डिक्लेरेशन फॉर्म फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूनिट। और एक क्या था, क्वेश्चनियर फॉर प्रैक्टिसिंग यूनिट। एक क्या है, देखो ये क्वेश्चनियर फिल करके देगी और दूसरा वो क्या देगी, डिक्लेरेशन बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट इंटीमेटिंग पीयर रिव्यू। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा और एक क्वेश्चनियर दिया जाएगा। तो क्या बोला गया, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म। क्या बोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन फॉर्म को चेंज कर दिया गया और क्या कहा गया, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म। और इस प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, इस प्रोसेस में सिर्फ एक ही चेंज किया गया है, डिक्लेरेशन फॉर्म को क्या कह दिया गया, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म। क्या कह दिया, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म। तो फटाफट पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेज, सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। प्रैक्टिसिंग यूनिट इंटीमेट करती, प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यू बोर्ड इंटीमेट करता है, नोटिफाई करता है पीयर रिव्यू बोर्ड कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर पीयर रिव्यू। फिर वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करती थी। अब डिक्लेरेशन फॉर्म को क्या कर दिया गया, ए डिटेल्ड डिक्लेरेशन
कम क्वेश्चनियर, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर, ठीक है, डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर, वो उसका नाम चेंज कर दिया। इन द फॉर्म अप्रूव्ड बाय द बोर्ड शैल बी सबमिटेड बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट, 7 दिन था, पहले भी 7 दिन था। द डेट प्रैक्टिसिंग यूनिट है, जिस दिन उसको नोटिफाई किया उसके 7 दिन के अंदर वो क्या देंगे, डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर, क्या देंगे, डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर, ठीक है, एज नोटिफाई, जिस दिन उसको नोटिफाई किया बोर्ड ने उसके 7 दिन के अंदर वो क्या देंगे, डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर, सो दैट रिव्यूअर, ताकि वो 3 रिव्यूअर के नाम सिलेक्ट कर सकें, ताकि वो 3 रिव्यूअर के नाम सिलेक्ट कर सके एज पर द लेवल। देखो यहाँ अब लेवल की तो बात है ही नहीं, रिव्यूअर तो सेम ही है, चाहे लेवल 1 का है चाहे लेवल 2 का है। तो पहले क्या लिखा होता था, एज पर द लेवल, वो रिव्यूअर को सिलेक्ट कर पाए कि लेवल 1 रखा है तो इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब तो कुछ ऐसा है ही नहीं, अब तो लेवल 1 और लेवल 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, रिव्यूअर तो क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो लेवल 1 का रिव्यूअर है चाहे वो लेवल 2 का रिव्यूअर है। इसलिए ये लाइन डिलीट कर दी, एज पर द लेवल सबमिटेड बाय पीयू इन डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म। तो चेंज क्या कर दिया, डिक्लेरेशन फॉर्म को क्या कह दिया गया, डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म। फिर वही सेम 3 रिव्यूअर के नाम भेजेगी, एक रिव्यूअर को 7 दिन में सिलेक्ट किया जाएगा। 7 दिन में सिलेक्ट करने के बाद बोर्ड इंटीमेट करेगा कि रिव्यूअर ने अपनी क्या दे दी है, रिव्यूअर कंसेंट देगा, रिव्यूअर की कंसेंट का इंटीमेशन बोर्ड कर देगा। ये आपका फर्स्ट स्टेज में सिर्फ क्या चेंज हो गया, डिक्लेरेशन फॉर्म की जगह पर क्या आ गया, डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म। क्लियर हुई बात, दिस इज द चेंज। अब आते हैं सेकेंड स्टेज। आपकी सेकेंड स्टेज किसकी है, आपकी सेकेंड स्टेज है प्लानिंग की। इसमें बहुत ज़्यादा डेज में चेंजेस किए गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डेज में चेंजेस किए गए हैं। अब ध्यान से सुनना, प्लानिंग स्टेज में क्या चेंज है। देखो, जैसे ही इंटीमेशन मिलती है, अब यहाँ सिर्फ 2 लोग रह जाते हैं, एक तो रहता है हमारा प्रैक्टिसिंग यूनिट और एक कौन होता है, पीयर रिव्यूअर, एक कौन होता है, पीयर रिव्यूअर। जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट को नोटिफाई किया, जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट को नोटिफाई नहीं सॉरी जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट को क्या मिली, इंटीमेशन ऑफ रिव्यूअर कंसेंट, जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट को क्या मिली, इंटीमेशन ऑफ रिव्यूअर कंसेंट, क्या मिली, इंटीमेशन ऑफ रिव्यूअर कंसेंट, वो उसके 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, उसके 15 दिन के अंदर। पहले क्या होता था, जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट को रिव्यूअर की क्या मिली, कंसेंट मिली, वो उसके 15 दिन के अंदर, वो उसके 15 दिन के अंदर 4 बातें बताती थी। वो उसके 15 दिन के अंदर एक तो क्वेश्चनियर, एक तो क्या देती थी, क्वेश्चनियर, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स की कौन कौन से क्लाइंट सर्व किए हैं, क्या सर्विस दी है, कितनी फीस चार्ज की है, कितनी फीस चार्ज की है, उनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। और वो बताती थी कि उनके अगेंस्ट कौन कितनी प्रोसीडिंग्स क्या हैं, उनके अगेंस्ट कितनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चली हैं विद लास्ट 3 ईयर्स, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में उनके अगेंस्ट कितनी प्रोसीडिंग्स चली हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रैक्टिसिंग यूनिट, पार्टनर या फिर क्वालिफाइड असिस्टेंट, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ऐसा ही होता था, दोबारा से सुन लीजिए। देखो, सबसे पहले तो जैसे ही प्रैक्टिसिंग यूनिट को रिव्यूअर की कंसेंट का क्या मिला, इंटीमेशन मिला, वो उसके 15 दिन के अंदर क्या क्या फाइल करती थी, वो उसके 15 दिन के अंदर क्वेश्चनियर देती थी, लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चली होती थी पिछले 3 साल तक, वो उसकी डिटेल देते थे। वो उसकी क्या देते थे, डिटेल देते थे। वो उसकी क्या देते थे, डिटेल देते थे। अब मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। देखो, ये क्या है, क्वेश्चनियर, ये क्या है, क्वेश्चनियर, जो बोर्ड डिसाइड करता है। देखो, क्वेश्चनियर्स में क्या आ जाता है, अब आप ध्यान से देखना, क्वेश्चनियर में क्या क्या डिटेल्स आती हैं, आपने क्या क्या सर्विसेज दी, पूरी डिटेल्स आ जाती है। पीयू की कितने ऑफिसेज हैं, इतने, यूडिन कितने जनरेट्स किए, देखो यूडिन कितने जनरेट्स किए, और इन्होंने कितनी 44 AB किस किस पार्टनर ने साइन की, ठीक है। उसके बाद ये देखो, फर्निश कितनी कितनी प्रोफेशनल फीस मिली, यहाँ क्लाइंट की डिटेल जा रही है, कितने नेम या फिर कोड नंबर ऑफ द क्लाइंट, क्या क्या सर्विस दी, और परसेंटेज ऑफ पीयू टोटल कितने परसेंट फीस है फाइनेंशियल ईयर में, कितनी कौन से फाइनेंशियल ईयर में, तो ये सारी क्लाइंट की डिटेल। फिर देखो, इनकी पॉलिसी, ये सभी क्लाइंट्स की डिटेल है। फिर इनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये देखो इनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, लीडरशिप, तो ये सभी इनकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की डिटेल इस क्वेश्चनियर में होती है। तो यू कैन से दिस वाज द रिपीटिशन बिकॉज क्वेश्चनियर इंक्लूड, ध्यान से सुनना, क्वेश्चनियर इंक्लूड्स, क्वेश्चनियर के अंदर ही क्लाइंट की डिटेल्स होती हैं, पॉलिसीज एंड
प्रोसीजर्स होती हैं, तो लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, तो रेपिटेशन था तो इसको डिलीट कर दिया गया। सबसे पहले तो इस 15 दिन में मेजर चेंज किया गया और क्या कहा गया, जिस दिन रिव्यूअर का कंसेंट मिला प्रैक्टिसिंग यूनिट को, जिस दिन रिव्यूअर का कंसेंट मिला प्रैक्टिसिंग यूनिट को, उसके 2 दिन के अंदर उन्हें डिटेल क्वेश्चनियर देना है जो उन्होंने बोर्ड को सबमिट किया था, जो उन्होंने डिटेल क्वेश्चनियर जो उन्होंने बोर्ड को सबमिट किया था, वही क्वेश्चनियर उन्हें 2 दिन के अंदर किसको देना है, वही क्वेश्चनियर उन्हें 2 दिन के अंदर किसको देना है, रिव्यूअर को देना है। लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स तो क्वेश्चनियर में ही है, दोबारा से थोड़ी दोगे। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की डिटेल तो क्वेश्चनियर में ही है, दोबारा से थोड़ी दोगे। और आपको प्रोसीडिंग्स की डिटेल देनी है, तो चेंज क्या किया गया, जिस दिन प्रैक्टिसिंग यूनिट को रिव्यूअर का कंसेंट मिला, उसके 2 दिन के अंदर 2 बातें बतानी है। 2 दिन के अंदर 2 चीजें, 2 दिन के अंदर 2 चीजें, 2 दिन के अंदर 2 चीजें। एक तो डिटेल क्वेश्चनियर जो बोर्ड को दिया था, डिटेल क्वेश्चनियर जो बोर्ड को दिया था, जो बोर्ड को सेंड किया था, और दूसरा आपको अपनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की डिटेल देनी है जो पिछले 3 सालों में आपके चली हैं। तो आपको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट प्रैक्टिसिंग यूनिट पार्टनर, सेम वही फाइन, आपको अब 2 बातें देनी है 2 दिन में। जिस दिन रिव्यूअर की कंसेंट का पता चला उसके 2 दिन में 2 बातें, एक तो क्वेश्चनियर और दूसरा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की डिटेल देनी है। फटाफट आते हैं। देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट, जैसे ही इंटीमेशन मिला बोर्ड से रिव्यूअर की कंसेंट का, ऑन द इंटीमेशन बाय द बोर्ड ऑफ द रिव्यूअर कंसेंट, उसके पहले क्या होता था 15 दिन के अंदर, अब 15 दिन को डिलीट कर दिया गया और कहा गया उसके 2 दिन के अंदर 2 बातें बतानी है। एक तो कंप्लीटली फिल्ड क्वेश्चनियर देना है जो आपने बोर्ड को सबमिट किया था, और आपको प्रोसीडिंग्स की डिटेल देनी है, ऑब्वियसली ये लिस्ट ऑफ क्लाइंट सर्व, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ये तो सब क्वेश्चनियर में इंक्लूड होता है। तो अब 2 दिन के अंदर 2 बातें दो, एक तो डिटेल क्वेश्चनियर जो आपने किसको सबमिट किया था, बोर्ड को सबमिट किया था, और आपको अपनी प्रोसीडिंग्स की डिटेल्स देनी है जो पिछले 3 साल में चली होंगी। तो दीज वर द चेंज। क्लियर हुई बात। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ही रिव्यूअर की कंसेंट मिलती है, जैसे ही रिव्यूअर की क्या मिलती है, कंसेंट मिलती है, जैसे ही रिव्यूअर की कंसेंट मिली, ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसिंग यूनिट ने दे दी। 2 दिन में 2 बातें बता दी, क्वेश्चनियर भी दे दिया और प्रोसीडिंग्स की डिटेल भी दे दी। अब जैसे ही क्वेश्चनियर और प्रोसीडिंग्स की डिटेल, जैसे ही क्वेश्चनियर और प्रोसीडिंग की डिटेल्स मिली, रिव्यूअर क्या सिलेक्ट करता है, रिव्यूअर सैंपल को सिलेक्ट करता है। रिव्यूअर सैंपल को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। कितने दिन के अंदर, रिव्यूअर 15 दिन के अंदर सैंपल को सिलेक्ट करता है। और जो रिव्यूअर ने सैंपल सिलेक्ट किए हैं, जो रिव्यूअर ने क्या सिलेक्ट किए हैं, सैंपल सिलेक्ट किए हैं, उसे इंटीमेट करता है। जो रिव्यूअर ने सैंपल सिलेक्ट किए हैं उन्हें इंटीमेट करता है प्रैक्टिसिंग यूनिट को। अब क्या चेंज है, देखो, जो सैंपल सिलेक्ट किए हैं रिव्यूअर ने, 15 दिन में सैंपल सिलेक्ट नहीं करने, अब आपको 7 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करने हैं। पीयर रिव्यूअर, जैसे ही आपको प्रैक्टिसिंग यूनिट से क्वेश्चनियर मिला और प्रोसीडिंग्स की डिटेल मिली, उसके 7 दिन के अंदर आपको सैंपल सिलेक्ट करने हैं। पहले सैंपल का इंटीमेशन सिर्फ प्रैक्टिसिंग यूनिट को जाता था, अब सैंपल का इंटीमेशन पीयर रिव्यू बोर्ड को भी देना है कि हाँ, हमने ये सैंपल सिलेक्ट किए हैं। देखो, सबसे पहला चेंज क्या आया, सबसे पहला चेंज, जिस दिन रिव्यूअर की कंसेंट मिली प्रैक्टिसिंग यूनिट को, उसके 2 दिन के अंदर वो 2 बातें बताएगी, उसके 2 दिन के अंदर 2 बातें बताएगी, क्वेश्चनियर और प्रोसीडिंग। फिर जैसे ही रिव्यूअर को ये इंफॉर्मेशन मिली, क्वेश्चनियर्स और प्रोसीडिंग्स की डिटेल मिली, पहले 15 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना होता था, लेकिन अब पीयर रिव्यूअर को 7 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना है। पीयर रिव्यूअर को 7 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना है, और जो सैंपल सिलेक्ट करेंगे वो पहले सिर्फ प्रैक्टिसिंग यूनिट को बताए जाते थे। प्रैक्टिसिंग यूनिट के साथ साथ ये सैंपल की सिलेक्शन पीयर रिव्यू बोर्ड को भी बतानी है। और अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर कोई पीयर रिव्यूअर को फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिसिंग यूनिट से मांग सकता है। अगर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो बिल्कुल प्रैक्टिसिंग यूनिट से मांग सकता है। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद
रिव्यूअर जिस दिन उसने इंटीमेशन किया कि ये सैंपल सिलेक्ट हो गए हैं, 15 दिन का टाइम दिया जाता था प्रैक्टिसिंग यूनिट को, ताकि वो अपने नेसेसरी रिकॉर्ड्स को रेडी कर सके, ताकि वो अपने नेसेसरी रिकॉर्ड्स को रेडी कर सके। देखो ऑन साइट रिव्यू प्लान करना होता था, तो पीयर रिव्यू ऑन साइट रिव्यू प्लान करता था, पीयर रिव्यू ऑन साइट रिव्यू प्लान करता था, पीयर रिव्यू ऑन साइट रिव्यू प्लान करता था, और ऑन साइट रिव्यू के लिए वो कम से कम 15 दिन का टाइम देता था प्रैक्टिसिंग यूनिट को, ताकि वो अपने नेसेसरी रिकॉर्ड्स रेडी कर सके। अब कितने दिन का टाइम देना है? अब 15 दिन का टाइम नहीं देना, सिर्फ 5 दिन का टाइम देना है। अब ऑन साइट रिव्यू के लिए आपको उनको 5 दिन का टाइम देना है, उनको कम से कम 5 दिन का टाइम देना है, उनको 5 दिन का टाइम देना है, उनको 5 दिन का टाइम देना है, ताकि प्रैक्टिसिंग यूनिट अपने नेसेसरी रिकॉर्ड्स रेडी कर सके। पहले कितने दिन का टाइम था? 15 दिन का टाइम था। 15 दिन का टाइम नहीं, उनको 5 दिन का टाइम देना है, ताकि वो अपने नेसेसरी रिकॉर्ड्स रेडी कर सके। देखो पहला चेंज क्या था? 15 दिन के अंदर प्रैक्टिसिंग यूनिट जैसे ही रिव्यूअर की कंसेंट मिलती थी, उसके 15 दिन के अंदर ये डिटेल्स देती थी रिव्यूअर को। अब 15 दिन का टाइम नहीं है, 2 दिन के अंदर 2 बातें बतानी है, क्वेश्चनियर बताना है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स बतानी है, और उसके बाद फिर रिव्यूअर 15 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करता था जैसे ही उसे प्रैक्टिसिंग यूनिट से इंफॉर्मेशन मिलती थी। अब 15 दिन का टाइम नहीं है, 7 दिन के अंदर आपको सैंपल सिलेक्ट करना है। सैंपल जो आपने सिलेक्ट किया है वो सिर्फ पीयू को नहीं बताना, पीयू के साथ पीयर रिव्यू बोर्ड को भी बताना है। कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मांग सकते, पहले भी था अब भी है। फिर ऑन साइट रिव्यू, ऑन साइट रिव्यू प्लान करने के लिए आपको कम से कम 15 दिन का टाइम देना है प्रैक्टिसिंग यूनिट को, ताकि वो अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सके जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया है। लेकिन अब 15 दिन का नहीं, प्रैक्टिसिंग यूनिट को सिर्फ आपको 5 दिन का टाइम देना है, कम से कम 5 दिन का टाइम देना है फॉर ऑन साइट रिव्यू, ताकि वो अपने नेसेसरी रिकॉर्ड्स रेडी कर सके। पहले पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस जिस दिन प्रैक्टिसिंग यूनिट को नोटिफाई किया, इसके 90 डेज के अंदर पीयर रिव्यू कंप्लीट होना चाहिए। 90 डेज के अंदर पीयर रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इस 90 डेज को चेंज कर दिया गया और क्या कहा? 60 डेज के अंदर पीयर रिव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर पीयर रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो पहले टाइमलाइन 90 डेज की थी, अब क्या कहा? 60 डेज के अंदर पीयर रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वो सेम है, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को लगता है तो पीयर रिव्यू बोर्ड यूनियन डायरेक्टरेट से इंफॉर्मेशन कॉल करेगी। पीयर रिव्यू बोर्ड यूनियन डायरेक्टर से इंफॉर्मेशन कॉल करेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड यूनियन डायरेक्टरेट से इंफॉर्मेशन कॉल करेगा, और जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रिव्यूअर को देगा। दिस वाज द प्रोसेस एंड दिस इज नाउ आल्सो देयर। ये अभी भी है। चलो अब आते हैं, देखो द रिव्यूअर कितने दिन के अंदर? रिव्यूअर शेल विद इन 7 डेज सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, और जो सैंपल सिलेक्ट किया है इसका इंटीमेशन प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी जाएगा और पीयर रिव्यू बोर्ड को भी जाएगा। पहले यहाँ 15 दिन का टाइमलाइन होता था, 15 दिन का नहीं है, 7 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना है। फिर रिव्यूअर कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहे तो मांग सकता है, और उसके बाद ऑन साइट रिव्यू विजिट के लिए इनिशियल मीटिंग के लिए रिव्यूअर को प्रैक्टिसिंग यूनिट को 15 दिन का टाइम देना होता था, लेकिन अब 15 दिन नहीं रहा, 5 दिन का टाइम देना है, ताकि वो अपने नेसेसरी रिकॉर्ड्स रेडी कर सके। और जिस दिन प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयू को नोटिफाई किया, उसके 90 डेज के अंदर पीयर रिव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या कहा? 60 डेज के अंदर ये रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। और पहले ये टाइमलाइन कितनी थी? 90 डेज। तो ये टाइमलाइन में चेंज है। पहला चेंज, रिव्यूअर की कंसेंट के 2 दिन के अंदर 2 बातें बतानी है 2 बातें। फिर 7 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना है, जो पहले 15 दिन था। फिर उनको टाइम देना है ताकि वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सके। तो पहले 15 दिन का टाइम था, अब कितने दिन का टाइम देना है? 5 दिन का टाइम देना है, ताकि वो अपने नेसेसरी रिकॉर्ड्स रेडी कर सके। पहले पीयर रिव्यू प्रोसेस 90 दिन में खत्म होना चाहिए, अब क्या कहा? पीयर रिव्यू प्रोसेस 60 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। दिस वॉज द चेंज इन द एग्जीक्यूशन स्टेज, दिस वॉज चेंज इन द, और यूडिन वाली इंफॉर्मेशन सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब आते हैं एग्जीक्यूशन चेंज में। एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या चेंज है? ध्यान से सुनना। एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या चेंज है? एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या चेंज है? देखो एग्जीक्यूशन में क्या होता था? एग्जीक्यूशन में क्या होता था कि जो ऑन साइट रिव्यू है, जो ऑन साइट रिव्यू है शेल नॉट गो बियॉन्ड 7 to 15 वर्किंग डेज।
that shall not go beyond, on site review shall not go beyond 7 to 15 working days. On site review shall not go beyond 7 to 15 working days depending upon the size of practicing unit. On site review shall not go beyond 7 to 15 working days based on the size of practicing unit. लेकिन अब 7 से 15 दिन को डिलीट कर दिया गया और कहा गया ऑन साइट रिव्यू shall not go beyond 7 working days. shall not go beyond 7 working days. 7 से 15 दिन की जगह पर अब क्या कर दिया गया, सिर्फ 7 दिन. मतलब ऑन साइट रिव्यू ज्यादा से ज्यादा 7 वर्किंग डेज तक जा सकता है, 7 वर्किंग डेज से ज्यादा नहीं जा सकता. तो मैक्सिमम टाइमलाइन फॉर ऑन साइट रिव्यू इज 7 डेज. पहले ये क्या थी, 7 to 15 डेज, 7 से 15 दिन के अंदर जा सकता है. लेकिन अब क्या कह दिया गया, ऑन साइट रिव्यू शैल नॉट गो बियॉन्ड 7 वर्किंग डेज. यही चेंज किया गया है. पहले क्या होता था, द ऑन साइट रिव्यू शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 to 15 वर्किंग डेज. लेकिन अब क्या कर दिया गया, 7 वर्किंग डेज. और एग्जीक्यूशन स्टेज में कोई और चेंज नहीं है. एग्जीक्यूशन स्टेज में कोई और चेंज नहीं है. अब आ जाते हैं लास्ट स्टेज, दैट इज रिपोर्टिंग स्टेज. क्या है, रिपोर्टिंग स्टेज. अगर आपको याद हो, अब जो पीयर रिव्यूअर है, जो पीयर रिव्यू है, अब पीयर रिव्यूअर को अगर कोई सिस्टम में क्या मिले, उनके सिस्टम एंड प्रोसीजर्स में अगर उसे कोई डेफिशिएंसीज मिली, सिस्टम और प्रोसीजर्स में अगर कोई क्या मिली, डेफिशिएंसी मिली, या फिर उसे क्या मिला, नॉन कंप्लायंस मिला, या फिर उसे क्या मिला, नॉन कंप्लायंस मिला. अगर पीयर रिव्यूअर को सिस्टम एंड प्रोसीजर्स में डेफिशिएंसी मिली या फिर क्या मिला, नॉन कंप्लायंस मिला, तो पीयर रिव्यूअर क्या बनाता था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाता था. पीयर रिव्यूअर क्या बनाता था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाता था. अब इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के वर्ड को डिलीट कर दिया गया और कहा गया कि जो भी उसकी फाइंडिंग्स हैं, अगर पीयर रिव्यूअर को फाइंडिंग्स मिली कि जो उनके सिस्टम एंड प्रोसीजर्स है वो डेफिशिएंट है, उनमें नॉन कंप्लायंस है, तो वो अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करता है. वो अपनी फाइंडिंग्स को क्या करता है, डिस्कस करता है. वो अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करता है. वो राइटिंग में किसको देगा, बिफोर सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट टू बोर्ड. वो अपनी जो कम्युनिकेट करेगा, अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करेगा और कम्युनिकेट करेगा किसको, प्रैक्टिसिंग यूनिट को. प्रिलिमिनरी वो रिपोर्ट वर्ड का नाम डिलीट करके उसे क्या कह दिया गया, वो अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करेगा, लेकिन बाद में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी लिख दिया. देखो क्या कहा गया, फटाफट आ जाइए. रिव्यू स्टेज. देखो पहले क्या आता था, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, अब सिंपल कर दिया, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑन साइट रिव्यू. जैसे ही उसका ऑन साइट रिव्यू कंप्लीट हो गया तो बिफोर मेकिंग रिपोर्ट टू द बोर्ड, अब रिपोर्ट बोर्ड को करने से पहले वो अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करेगा टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट. अगर उसे लगता है कि सिस्टम एंड प्रोसीजर्स डेफिशिएंट है और उनमें क्या है, नॉन कंप्लायंट है, तो ताकि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन या फिर क्लैरिफिकेशन दे सकें, तो क्या वर्ड डिलीट कर दिया गया, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. लेकिन अगर आप डाउन जाओगे तो उन्होंने क्या कह दिया, यहाँ देखो, यहाँ दे दिया इन्होंने सेम ये चीज़, यहाँ से डिलीट नहीं की. जो इनिशियल फाइंडिंग्स है वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में देगा. बस पता नहीं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वर्ड क्यों हटाया गया, तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वर्ड हटा दिया गया और कहा कि वो अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करेगा. देखो अब जो पीयर रिव्यूअर है वो अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करता है. अगर उनको उसके सिस्टम एंड प्रोसीजर्स में नॉन कंप्लायंट मिलता है, उनके नॉन कंप्लायंस मिलता है या उनके सिस्टम एंड प्रोसीजर्स डेफिशिएंट मिलते हैं, तो वो अपनी फाइंडिंग्स को डिस्कस करता है किसके साथ, प्रैक्टिसिंग यूनिट के साथ. फिर प्रैक्टिसिंग यूनिट पीयर रिव्यूअर को क्या देती है, प्रैक्टिसिंग यूनिट पीयर रिव्यूअर को रिस्पॉन्स देती है, वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देती है इन राइटिंग. अब पहले टाइम क्या था, प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यूअर को रिस्पांस कितने दिन के अंदर देना है, जैसे ही उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स कम्युनिकेट की कि आपके सिस्टम एंड प्रोसीजर्स डेफिशिएंट है. पहले क्या होता था, प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यूअर को कितने दिन में रिस्पांस देना होता था, पहले उन्हें 15 दिन में रिस्पांस देना होता था. अब इस टाइमलाइन को चेंज कर दिया गया, उनको 15 दिन के अंदर नहीं, पहले 15 दिन के अंदर रिस्पांस देना होता था, अब 15 दिन के अंदर नहीं, उन्हें 5 दिन के अंदर. जैसे ही
पीयर रिव्यूअर ने अपनी फाइंडिंग्स कम्युनिकेट की, उसके 5 दिन के अंदर प्रैक्टिसिंग यूनिट को पीयर रिव्यू को रिस्पॉन्स देना है। रिपोर्टिंग में सिर्फ यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है, रिपोर्टिंग में सिर्फ यही मॉडिफिकेशन है। तो प्रोसेस में कहां चेंज आया, क्विकली प्रोसेस में, पीयर रिव्यू प्रोसेस में कहां चेंज आया। सबसे पहली स्टेज सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पीयर रिव्यूअर में पहला चेंज क्या आया, डिक्लेरेशन फॉर्म जो देते थे विद इन 7 डेज, उस डिक्लेरेशन फॉर्म को हटाकर क्या कर दिया गया, डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर फॉर्म, ये नाम हो गया। ठीक है, दूसरा चेंज क्या आया, जो इंटीमेशन, जैसे ही रिव्यूअर की कंसेंट मिलती थी, कंसेंट मिलती थी, उसके 2 दिन के अंदर इंटीमेट करना है। 2 बातें, पहले ये कितने दिन होते थे, पहले 15 दिन, पहले कितने दिन होते थे, पहले 15 दिन के अंदर इंटीमेट करना होता था। पहले कितने दिन के अंदर इंटीमेट करना होता था, पहले कितने दिन के अंदर इंटीमेट करना होता था, पहले आपको 15 दिन के अंदर इंटीमेट करना होता था। अब 15 दिन की जगह पर कितने दिन कर दिए, 2 दिन कर दिए। और 2 बातें बतानी है, क्वेश्चनियर बताना है और प्रोसीडिंग्स की डिटेल देनी है। फिर सैंपल सिलेक्ट किए जाते थे, जो रिव्यूअर था वो सैंपल सिलेक्ट करता था। सैंपल सिलेक्ट के लिए टाइमलाइन कितनी थी, 15 दिन थी। अब 7 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना है। पहले टाइमलाइन 15 दिन थी, अब 7 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना है। फिर प्रैक्टिसिंग यूनिट को कितने दिन का टाइम देना होता था ऑन साइट रिव्यू के लिए, 15 दिन का टाइम देना होता था। अब कितने दिन का टाइम देना है, 5 दिन का टाइम देना है। क्लियर हुई बात। और एग्जीक्यूशन स्टेज में पहले क्या था, ऑन साइट रिव्यू 7 से 15 दिन जा सकता है, लेकिन नहीं, अब सिर्फ कितने दिन तक, ऑन साइट रिव्यू शैल नॉट गो बियॉन्ड 7 डेज। और रिपोर्टिंग में जो रिस्पॉन्स का टाइम होता था कि प्रैक्टिसिंग यूनिट को रिस्पॉन्स देना है, जैसे ही आपका पीयर रिव्यू कम्युनिकेट करेगा फाइंडिंग्स, तो प्रैक्टिसिंग यूनिट को 5 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देना है। पहले रिस्पॉन्स देने का टाइम कितना होता था, 15 दिन का होता था, 15 दिन का नहीं है। प्रैक्टिसिंग यूनिट को 5 दिन के अंदर रिस्पॉन्स देना है। किसको, अपने पीयर रिव्यूअर को। ये आपका किस में चेंज था, प्रोसेस में। अब छोटी सी चेंज किस में है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। अब छोटा सा चेंज किस में है, पीयर रिव्यूअर सर्टिफिकेट। कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे ही पीयर रिव्यू बोर्ड को क्या मिलती है, पीयर रिव्यू रिपोर्ट मिलती है, जैसे ही पीयर रिव्यू बोर्ड को पीयर रिव्यू क्या मिलती है, रिपोर्ट मिलती है, उसके 3 मंथ्स के अंदर उन्हें क्या इशू करना होता है, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। क्या इशू करना होता है, जिस दिन पीयर रिव्यू रिपोर्ट मिली उसके 3 मंथ्स के अंदर क्या इशू करता है पीयर रिव्यू बोर्ड, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, जिसमें वो बताता है, पहले क्या लिखा होता था, जिसमें वो बताता है नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ पीयर रिव्यू। क्या बताता है, नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ पीयर रिव्यू। अब इस वर्ड को डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ पीयर रिव्यू की जगह पर वहां क्या लिखा होगा, वैलिडिटी पीरियड, की ये पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कितने पीरियड तक वैलिड है। तो पहले क्या होता था कि वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में क्या बताएगा, नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ पीयर रिव्यू। इसको डिलीट कर दिया गया और क्या कहा गया, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में वो क्या बताएगा, वैलिडिटी पीरियड के पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट कितने टाइम तक वैलिड है। और वहीं सेम बात, अगर वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं इशू कर पाया तो उसे रीजंस बताने पड़ेंगे कि वो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू कर रहा और उनका कब फॉलो ऑन रिव्यू होगा, ये बताना पड़ेगा। तो अगर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में क्या चेंज है, फटाफट आ जाइए। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, जैसे ही पीयर रिव्यू बोर्ड को पीयर रिव्यू रिपोर्ट मिली, वो उसके 3 मंथ्स के अंदर पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करता है। पहले क्या होता था, वहां बताता नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर रिव्यू। अब नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर रिव्यू की जगह पर क्या लिखा जाएगा, वैलिडिटी पीरियड। और अगर नहीं दिया तो कारण बताएगा, यहां कोई चेंज नहीं है। ये हमारे चेंजेस हो गए पीयर रिव्यू के। और मैंने एक चेंज छोड़ा है एप्लीकेबिलिटी का। पीयर रिव्यू चैप्टर में यही चेंज था, सिर्फ एक चेंज हमारा पेंडिंग है, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। देखो एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू में मेजर चेंजेस हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू में मेजर चेंजेस हैं। क्विकली आ जाइए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू, क्विकली आ जाइए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। देखो अगर आपको याद हो, 2 टाइप की एंटिटीज होती थी। देखो
कौन सी प्रैक्टिसिंग यूनिट बड़ी है या कौन सी प्रैक्टिसिंग यूनिट लेवल 1 में आएगी, कौन सी प्रैक्टिसिंग यूनिट लेवल 2 में आएगी, ये डिपेंड करता है उनका क्लाइंट बेस कैसा है, वो कैसे क्लाइंट सर्व कर रहे हैं। तो एक होती है लेवल 1 प्रैक्टिसिंग यूनिट जो बड़े बड़े क्लाइंट्स को सर्व करती है, और एक होती है लेवल 2 प्रैक्टिसिंग यूनिट। जो लेवल 1 प्रैक्टिसिंग यूनिट होती हैं उनका वंस इन एवरी 3 इयर्स, उनका वंस इन एवरी 3 इयर्स पीयर रिव्यू होता है, और जो लेवल 2 होती हैं उनका वंस इन एवरी 4 ईयर, वंस इन एवरी 4 ईयर क्या होता है, पीयर रिव्यू होता है। देखो क्या चेंजेस हैं, ध्यान से सुनना। देखो और सभी जो भी हमने अमेंडमेंट्स पढ़ी हैं, जो भी हमने चेंजेस पढ़े हैं, तो मैं पहले नॉर्मल प्रोविजन लिखा था, उसके बाद मैंने चेंज लिखा था ताकि आप इजीली देख पाओ ओल्ड प्रोविजन क्या था और न्यू प्रोविजन क्या है। लेकिन एप्लीकेबिलिटी में अगर मैं दोनों को कंपेयर करती तो मुझे 2 चार्ट्स देने पड़ जाते, तो इसमें मैं आपको यही बता देती हूँ कि पहले क्या था और अब क्या है। देखो अगर आप क्या हो, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, पहले का ओल्ड की बात कर रही हूँ, अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो पब्लिक सेक्टर बैंक के, प्राइवेट सेक्टर बैंक के, पब्लिक सेक्टर बैंक के, प्राइवेट सेक्टर बैंक के, फॉरेन बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक के, या फिर पीएफआईज के, या और अलग पॉइंट होता था अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो रीजनल रूरल बैंक के। अब इतने सारे बैंक्स के अलग अलग लिखा होता था, अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो पब्लिक सेक्टर बैंक के, प्राइवेट सेक्टर बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक के, फॉरेन बैंक के, पीएफआईज के और रीजनल रूरल बैंक के। अब क्या कह दिया, और एक पॉइंट होता था अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके, इंश्योरेंस कंपनी के। अब इन तीनों पॉइंट को मर्ज कर दिया और क्या कह दिया गया, अगर आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो, अगर आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो, अगर आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो किसके, अगर आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर एनी बैंक के, पहले बैंक को अलग अलग बताया होता था, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन, कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक। अब क्या कह दिया, अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसी भी बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी के, तो अब इन 3 पॉइंट्स को मर्ज करके एक ही पॉइंट बना दिया, इजी क्लैरिफाई कर दिया। अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसी भी बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी के, तो ओल्ड प्रोविजन में बैंक को अलग अलग डिफाइन किया होता था, अब एक ही पॉइंट बना दिया। अगर आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो किसी भी बैंक के एंड इंश्योरेंस कंपनी के, पहले 3 पॉइंट होते थे, एक होता था पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, कोऑपरेटिव, और एक अलग पॉइंट होता था रीजनल रूरल बैंक के ऑडिटर हो, और दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज का। 3 पॉइंट को मर्ज करके क्या बना दिया, अगर आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हो किसके, एनी स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ऑफ एनी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। ये चेंज है आपके फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में पहले क्या होता था, अगर आप क्या हो, अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, अगर आप क्या हो, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, अगर आप क्या हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी स्टेट या फिर सेंट्रल पीएसयू की, अगर आप किसी स्टेट या फिर सेंट्रल पीएसयू की क्या कर रहे हो, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो स्टेट या फिर सेंट्रल पीएसयू या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहले क्या होता था, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, अगर आप किसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, अगर आप सेंट्रल या फिर स्टेट पीएसयू की क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, या फिर एंड कोऑपरेटिव एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर रहे हो, एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर रहे हो, एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर रहे हो, एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर रहे हो। एज क्या लिखा होता था, एज स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, एज पर द क्राइटेरिया, एज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया को यहां दे दिया गया है। पहले क्या कहा जाता था, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो सेंट्रल या फिर स्टेट पीएसयू की या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की एज पर द डिफाइन क्राइटेरिया, एज पर द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया को डिफाइन कर दिया गया है। अगर आप सेंट्रल
सेंट्रल या फिर स्टेट पीएसयू की ऑडिट कर रहे हो या फिर आप सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट कर रहे हो एज पर द बेस्ड क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया को दे दिया गया है इन द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू, अगर उसकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर उसकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर उसकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है, अगर उसकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है और उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, अगर उसकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, 5 and 250 नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर आप पहले क्या होता था, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो सेंट्रल या फिर स्टेट पीएसयू एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की एज पर द डिफाइंड क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया को दे दिया गया है नेटवर्थ, जिसकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, तो आप क्या हो जाओगे, लेवल 1 एंटिटी हो जाओगे, अगर लेवल 1 प्रैक्टिसिंग यूनिट हो जाओगे। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो सेंट्रल या फिर स्टेट पीएसयू की एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की, अगर उनकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। देखो, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो सेंट्रल या फिर स्टेट पीएसयू की एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी की, पहले क्या होता, लिखा होता था एज पर द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया दे दिया, अगर उसकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है और नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है। पहले यहां लिमिट्स नहीं दी थी, अब 2 लिमिट्स दे दी, टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है और नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है। इस पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं है। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड की, पहले भी था और अब भी है, इस पॉइंट में कोई चेंज नहीं है। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की और म्यूचुअल फंड की, पहले भी यही था। फिर उसके बाद अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी ऐसी एंटरप्राइज की जिसकी इक्विटी या फिर डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है इन इंडिया और अब्रोड, पहले भी यहां तक था लेकिन इसको ऐड कर दिया एज डिफाइंड इन सेबी एलओडीआर 2015, बस ये लिख दिया गया एज डिफाइंड इन सेबी एलओडीआर 2015। तो अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी भी ऐसी एंटरप्राइज की जिसकी इक्विटी या फिर डेट लिस्टेड है एज डिफाइंड इन सेबी एलओडीआर 2015, ये ऐड कर दिया गया कि एज डिफाइंड इन सेबी एलओडीआर 2015। इस पॉइंट में भी कोई चेंज नहीं है। अगर आप कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट की ऑडिट कर रहे हो इंक्लूडिंग ट्रस्ट जो कवर है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, पहले भी था और उसी क्लास में मैंने आपको पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज क्या होती हैं समझाया हुआ है। फिर 2 पॉइंट थे, अब 2 पॉइंट को मर्ज कर दिया गया। पहले क्या होता था, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी ऐसी एंटिटी की, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी ऐसी एंटिटी की जिसने रेज की है, क्या रेज किए हैं, फंड रेज किए हैं। कहां से फंड रेज किए हैं, जिसने पब्लिक से, बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जिसने फंड रेज किए हैं एक्सीडिंग 50 करोड़, या फिर जिसने रेज की है डोनेशंस, जिसने रेज की है डोनेशन एंड और कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसने डोनेशन या फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस रेज की है मोर देन 50 करोड़। पहले ये 2 पॉइंट होते थे, एक पॉइंट होता था फंड का और एक पॉइंट होता था डोनेशन या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन का। अब इन 2 पॉइंट को मर्ज कर दिया गया। अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट की है किसी ऐसी एंटरप्राइज की, किसी ऐसी एंटिटीज की जिसने रेज किए हैं फंड पब्लिक से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर डोनेशन और बाय कंट्रीब्यूशन एक्सीडिंग 50 करोड़, तो अब इन दोनों पॉइंट को मर्ज कर दिया गया है। अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट की है किसी ऐसी एंटरप्राइज की जिसने रेज की है फंड फ्रॉम पब्लिक, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बाय वे ऑफ डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशंस अबव 50 करोड़, पहले डोनेशन का पॉइंट अलग था, फंड का पॉइंट अलग था। अब इन दोनों पॉइंट्स को, पहले एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, अब दोनों पॉइंट को एक ही मर्ज कर दिया गया है। ये चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप, पहले क्या होता था, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी ऐसी एंटरप्राइज की, किसी ऐसी एंटिटी की जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया, ये पूरे पॉइंट को चेंज कर दिया गया। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो ऐसी एंटिटीज की जिसकी नेटवर्थ, पहले क्या होता था, पहले होता था अगर आप कोई ऐसी एंटिटी की ऑडिट
कर रहे हो जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। अब ये पॉइंट ऐसा नहीं रहा, अब क्या कहा, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो कोई ऐसी एंटिटीज की जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, तो ये न्यू पॉइंट डाला गया। पहले क्या होता था, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी ऐसी एंटिटी की जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, अब इसको चेंज कर दिया गया। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी ऐसी एंटिटी की जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है एंड टर्नओवर जिसकी और टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी ऐसी एंटिटी की जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा, 250 करोड़ और उससे ज्यादा है, जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ मोर देन 100 करोड़ है एंड टर्नओवर 250 करोड़ एंड अबव, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ एंड अबव है, टर्नओवर 250 करोड़ एंड अबव और जिसकी नेटवर्थ मोर देन 100 करोड़ है। जिन टर्नओवर के लिए लिमिट क्या है 200 करोड़ और अबव, और नेटवर्थ के लिए लिमिट क्या है 100 करोड़। और उसके बाद क्या कहा गया, सेम पॉइंट, अगर आप कोई ऐसी एंटरप्राइज की स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो जिसको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंड प्रोवाइड कर रही है, मतलब जिसको फंड प्रोवाइड किए हैं सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने ओवर 50 करोड़, ये पॉइंट पहले भी था और ये अब भी एज इट इज है। और अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो एनबीएफसी की, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो एनबीएफसी की, पहले क्या होता था, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो एनबीएफसी की एज डिफाइंड बाय द बोर्ड, अब बोर्ड ने बता दिया, क्या बताया, अगर आप ऐसी एनबीएफसी की ऑडिट कर रहे हो जिसने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं, जिसके डिपॉजिट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसके डिपॉजिट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसके डिपॉजिट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर आप ऐसी एनबीएफसी की ऑडिट कर रहे हो तो आप लेवल 1 में आ जाओगे। अगर आप कोई ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर इंड एएस बनाती है, एज पर इंड एएस बनाती है, जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एएस बनाए जाते हैं, अगर आप कोई ऐसी एंटरप्राइज की ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर इंड एएस बनाती है। और यहां एक पॉइंट होता था सब्सिडरी जॉइंट वेंचर ऑफ द अबव, वो डिलीट हो गया। क्लियर हुई बात? तो दिस वर द, मैं क्विकली बता देती हूँ लेवल 1 में कौन कौन सी एंटरप्राइज आएंगी। लेवल 1 में कौन कौन सी एंटरप्राइज आएंगी, अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, क्विकली बता देती हूँ, अगर आप, पहला पॉइंट क्या है, अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसी भी बैंक के या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो सेंट्रल या फिर स्टेट, सेंट्रल या फिर स्टेट पीएसयू एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसकी जिनकी नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है और जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है और जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड की, तो भी आप क्या हो जाओगे, अगर आप कोई लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, अगर आप कोई लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, चाहे जिसके इक्विटी लिस्टेड है या डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, एज डिफाइंड इन सेबी एलओडीआर, एज डिफाइंड इन सेबी एलओडीआर 2015, एज डिफाइंड इन सेबी एलओडीआर 2015, अगर आप कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट की ऑडिट कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट की ऑडिट कर रहे हो इंक्लूडिंग ट्रस्ट जो क्या है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, जो क्या है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो कोई ऐसी एंटिटी की जिसने रेज किए हैं फंड पब्लिक से, बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर जिसने क्या किया है, जिसने बाय वे ऑफ डोनेशन या फिर कंट्रीब्यूशन फंड रेज किए हैं मोर देन 50 करोड़, अगर आप कोई ऐसी एनबीएफसी की ऑडिट कर रहे हो जिसके डिपॉजिट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसके डिपॉजिट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसके डिपॉजिट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो किसी ऐसी एंटिटीज की जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है और जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, अगर आप किसी ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो जिसको सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने फंड किया है, जिसको सेंट्रल या फिर स्टेट
गवर्नमेंट ने फंड किया है एक्सीडिंग 50 करोड़। और 10th, अगर आप कोई ऐसी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड एस बनाती है तो उसे क्या कहा जाएगा, लेवल 1 एंटिटी। उसे क्या कहा जाएगा, लेवल 1 एंटिटी। ये हैं आपके 10 पॉइंट्स। अब आते हैं लेवल 2 एंटिटीज क्या होगी। अब आते हैं लेवल 2 एंटिटीज क्या होगी। लेवल 2 एंटिटी क्या होगी, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो, टैक्स ऑडिट कर रहे हो, सिस्टम ऑडिट कर रहे हो, डिपार्टमेंटल रिव्यू कर रहे हो ऑफ ब्रांचेस एंड ऑफिसेस। पहले बताया होता था, बैंक को एक्सप्लेन किया होता था, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर में, रीजनल रूरल बैंक, कहा कुछ नहीं। अगर आप ब्रांच या फिर ऑफिसेस की ऑडिट कर रहे हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसी भी बैंक के ब्रांच या फिर ऑफिस की, चाहे स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कॉन्करेंट, टैक्स, सिस्टम, डिपार्टमेंटल रिव्यू कर रहे हो ब्रांचेस एंड ऑफिस का, किसी भी बैंक का, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का। देखो, अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो लेवल 1, ब्रांचेस एंड ऑफिसेस की ऑडिट कर रहे हो तो लेवल 2। और अगर आप कोई ऐसी एनबीएफसी की ऑडिट कर रहे हो जो लेवल 1 में नहीं है, मतलब जिनके डिपॉजिट 100 करोड़ से कम है, सिंपल सी बात, तो ऐसी एनबीएफसी जो लेवल 1 में नहीं है वो किस में आ जाएंगी, लेवल 2 में आ जाएंगी। ऑल एनबीएफसी एक्सेप्ट विच आर इन लेवल 1। तो अगर आप कोई ऐसी एनबीएफसी की ऑडिट कर रहे हो जो लेवल 1 में नहीं है, और ये पहले भी था, जिसने यूडिन जनरेट किए हैं मोर देन लिमिट स्पेसिफाइड, और अभी एज सच कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है, तो यूनिट जनरेटेड बाय पीयू मोर देन अ स्पेसिफाइड नंबर। क्लियर हुई बात। तो दिस इज लेवल 2 एंटिटीज। सेम, बस ये 2 पॉइंट में क्लैरिफिकेशंस कर दी। बैंक, पहले बैंक्स की कैटेगरीज होती थी, अब बैंक को एनी बैंक लिख दिया गया। क्लियर हुई बात। और एनबीएफसी जो लेवल 1 में नहीं है वो किस में आ जाएंगे, लेवल 2 में। क्लियर हुई। और सभी पॉइंट्स होते थे, अगर आप देखना नेटवर्थ वाला पॉइंट वो सब डिलीट हो गया, अब यहाँ सिर्फ 4 पॉइंट्स रह गए। क्लियर हुई बात। दिस इज लेवल 2 एंटिटी। अब आते हैं, एक होता था स्पेशल रिव्यू, स्पेशल केस रिव्यू, सुना होगा आपने स्पेशल रिव्यू। देखो पहले क्या होता था, देखो अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को, ये है पीयर रिव्यू बोर्ड, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को कोई क्या मिली, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली, किस किस से, अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली, सेक्रेटरी ऑफ आईसीएआई, किससे मिली, सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई। अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को किससे इंफॉर्मेशन मिली, सेक्रेटरी, किससे इंफॉर्मेशन मिली, सेक्रेटरी से इंफॉर्मेशन मिली, आईसीआई के सेक्रेटरी से इंफॉर्मेशन मिली, सेक्रेटरी आईसीआई उनकी किसी भी कमेटी से, एनी कमेटी, बहुत सारी कमेटीज होती हैं आईसीआई की, एनी कमेटी ऑफ आईसीआई, डिसिप्लिन डायरेक्टरेट, डिसिप्लिन डायरेक्टरेट, डिसिप्लिन डायरेक्टर, या फिर कोई भी रेगुलेटर से, अगर कोई भी रेगुलेटर से पीयर रिव्यू बोर्ड को सेक्रेटरी से किसी भी कमेटी से, किसी भी कमेटी से, एनी कमेटी ऑफ आईसीआई, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, अदर रेगुलेटर से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली, और अगर पीयर रिव्यू बोर्ड की ओपिनियन में उस प्रैक्टिसिंग यूनिट का स्पेशल रिव्यू होना चाहिए, तो अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को लगता है तो पीयर रिव्यू बोर्ड उस प्रैक्टिसिंग यूनिट का क्या कंडक्ट करवा सकता है, स्पेशल रिव्यू कंडक्ट करवा सकता है। पहले क्या होता था, सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई, किसी भी कमेटी, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट या फिर अदर रेगुलेटर, अब एनी कमेटी को डिलीट कर दिया गया। तो अगर पहले क्या होता था, एनी अदर कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, अब एनी अदर कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट को डिलीट कर दिया गया, एनी अदर कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट को डिलीट कर दिया गया। अगर पीयर रिव्यू बोर्ड को इंफॉर्मेशन मिली सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई, डिसिप्लिनरी डायरेक्टर या कोई भी रेगुलेटर से, और अगर बोर्ड को लगता है कि इनका स्पेशल रिव्यू होना चाहिए, तो उनका स्पेशल रिव्यू, पहले क्या होता था, स्पेशल रिव्यू कब हो सकता था, अगर सेक्रेटरी आईसीआई का सेक्रेटरी कह दे, कोई भी कमेटी कह दे आईसीआई की, अगर इंस्टीट्यूट की किसी भी कमेटी ने कह दिया, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ने कह दिया, किसी भी रेगुलेटर ने कह दिया कि उनका पीयर रिव्यू, इस प्रैक्टिसिंग यूनिट का स्पेशल रिव्यू होना चाहिए, और अगर बोर्ड की नजर में, बोर्ड की ओपिनियन में, अगर बोर्ड की राय में, बोर्ड की ओपिनियन में अगर बोर्ड को लगता है कि उनका स्पेशल रिव्यू होना चाहिए, तो बोर्ड स्पेशल रिव्यू कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन पहले एनी अदर कमेटी से इंफॉर्मेशन मिलेगी तब भी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ अगर सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई से, अगर सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई से, डिसिप्लिनरी डायरेक्टर से, किसी भी रेगुलेटर से एंड एनी अदर रेगुलेटर अगर बोर्ड को कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, और अगर बोर्ड की ओपिनियन में बोर्ड को लगता है कि उस प्रैक्टिसिंग यूनिट का स्पेशल रिव्यू होना चाहिए, तो बोर्ड उनका स्पेशल रिव्यू कंडक्ट करवा
सकता है। ये खत्म हो गई आपकी अमेंडमेंट्स इन पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू में जितने भी चेंजेस थे ये कवर हो गए। पीयर रिव्यू में जितने भी चेंजेस थे ये कवर हो गए। क्लियर हुई बात। एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। और पीयर रिव्यू के प्रोसेस में जो डेज के चेंजिंग है आप इसको कर लेना। इसको भी मैं एक बार आपको अपने नोट्स के थ्रू चेंज करवा देती हूँ। ये आ जाइए, हम आपको जो मेमोरी बुक देते हैं फटाफट मेमोरी बुक पे आ जाइए। फटाफट किस पे आ जाइए, मेमोरी बुक पे आ जाइए। मेमोरी बुक में पीयर रिव्यू के चार्ट्स पे आ जाइए। फटाफट मेमोरी बुक के पीयर रिव्यू के चार्ट पे आ जाइए। मेमोरी बुक के पीयर रिव्यू के किस पे आ जाओ, चार्ट पे आ जाओ। मेमोरी बुक में पीयर रिव्यू के चार्ट्स पे आ जाइए। पीयर रिव्यू पीयर रिव्यू पीयर रिव्यू पीयर रिव्यू का चार्ट आपका है। पीयर रिव्यू के चार्ट पे आ जाइए। मेमोरी बुक के पीयर रिव्यू के चार्ट्स पे आ जाइए। फटाफट आ जाओ। हाँ, प्रैक्टिसिंग यूनिट देखो, इंटीमेशन पहले तो नोटिफिकेशन जाती थी, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म जाता था। अब आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को कट कर दो। अब आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को कट कर दो और इस डिक्लेरेशन फॉर्म की जगह पर आप क्या लिखो, डिटेल डिक्लेरेशन। क्या लिखो, डिटेल डिक्लेरेशन। डिटेल डिक्लेरेशन। डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर। क्या लिखो, डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर। डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर। डिक्लेरेशन फॉर्म की जगह पर क्या आ जाएगा, डिटेल डिक्लेरेशन कम क्वेश्चनियर और लेवल डिटरमाइन हट जाएगा। यही था पहला चेंज। अब आते हैं प्लानिंग स्टेज में। प्लानिंग स्टेज में जैसे ही रिव्यूअर की कंसेंट टाइप 15 दिन की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 डेज। 15 दिन की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 डेज। और सिर्फ क्वेश्चनियर जाएगा और प्रोसीडिंग्स की डिटेल जाएगी। इसमें लिस्ट ये दोनों बातें नहीं जाएंगी। ये दोनों बातें नहीं जाएंगी। फिर 15 जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, 15 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट नहीं करना, 7 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना है। 15 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट नहीं करना, 7 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना है। 15 दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट नहीं करना, कितने दिन के अंदर सैंपल सिलेक्ट करना है, 7 दिन के अंदर से सैंपल सिलेक्ट करना है। फिर प्रैक्टिसिंग यूनिट को 15 दिन का टाइम नहीं देना, प्रैक्टिसिंग यूनिट को 5 दिन का टाइम देना है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपने रिकॉर्ड्स को रेडी कर सके। और जो सैंपल सिलेक्ट किया जाएगा, पीयू को तो बताया ही जाएगा, साथ में किसको बताया जाएगा, साथ में पीयर रिव्यू बोर्ड को भी बताया जाएगा। साथ में पीयर रिव्यू बोर्ड को बताया जाएगा साथ में। और पीयर रिव्यू प्रोसेस 90 दिन में नहीं, पीयर रिव्यू प्रोसेस को 60 दिन में कंप्लीट करना है। कितने दिन में कंप्लीट करना है, 60 दिन में कंप्लीट करना है। और एग्जीक्यूशन 7 से 15 वर्किंग डे में नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूशन मैक्सिमम 7 दिन से बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। तो 7 दिन से बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। फिर रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग में रिपोर्ट्स बनेंगी, इंफॉर्मेशन होएगी और उसके बाद पीयर रिव्यू का रिस्पॉन्स आएगा। पीयर रिव्यू का क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स कितने दिन में आएगा, अब रिस्पॉन्स कितने दिन में आएगा, रिस्पॉन्स आना चाहिए कितने दिन के अंदर, पीयर रिव्यू का रिस्पॉन्स आएगा 15 दिन में नहीं, पीयर रिव्यू का रिस्पॉन्स 5 दिन में आना चाहिए। पीयर रिव्यू का रिस्पॉन्स 5 दिन में आना चाहिए। These were the changes that were in the days of peer review process. सॉरी, देयर वर सम टेक्निकल इशू। और ये डेफिनेटली आप पीयर रिव्यू के जो भी डेज के चेंजेस हैं नोट्स में तो आप ऑब्वियसली अपने आप ही कर लोगे। अब हमारी पीयर रिव्यू की सभी अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी लास्ट अमेंडमेंट करते हैं, दैट इज ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज। दैट इज ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज। वन इज तो वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। देखो, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज में हम 2 लॉज पढ़ते थे। एक तो हम डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, डायरेक्ट टैक्स पढ़ते थे। और दूसरा हम क्या पढ़ते थे, जीएसटी ऑडिट। ड्यू टू द चेंजेस मेड इन द फाइनेंस एक्ट 2021, ड्यू टू द चेंजेस मेड इन द फाइनेंस एक्ट 2021, due to the Finance Act 2021, GST audit has been deleted. GST audit has been deleted. और ये अब आपको नहीं करना, मॉड्यूल से भी GST ऑडिट का टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। GST ऑडिट हैज बीन डिलीटेड। आपको GST ऑडिट करना ही नहीं है। GST ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है, GST ऑडिट टॉपिक नहीं है और GST ऑडिट आपको नहीं करना। और इसके कुछ सेक्शंस है वो भी आप कुछ भी नहीं करना।
जीएसटी ऑडिट आपको नहीं करना, तो आपका एक टॉपिक क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें हम बात करें तो देखो जो भी चेंजेस थे वो ऑलरेडी जो हमारी रेगुलर क्लास थे उसमें जो क्लासेस में सभी टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए थे, और एक छोटा सा चेंज है, ये वैसे ऑलरेडी अपनी रेगुलर क्लास में कवर है बट मैं दोबारा से बता देती हूँ। सेक्शन 44AB जो किस पे है, टैक्स ऑडिट पे है। सेक्शन 44AB जो किस पे है, टैक्स ऑडिट पर है, और ये बात मैंने पहले भी आपको करवा दी थी, अपनी रेगुलर क्लास में भी करवा दी थी। इट इज अ टाइप ऑफ रेपिटेशन बट दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो ए नंबर सेक्शन 44A क्या कहता है, अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई एसएससी, अगर कोई पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, जो क्या कर रहा है, कैरिंग ऑन द बिजनेस, क्या कर रहा है, कैरिंग ऑन द बिजनेस, अगर उसकी टोटल रिसीट्स, अगर उसकी टोटल रिसीट्स, उसकी टोटल रिसीट्स, उसकी ग्रॉस रिसीट्स, उसकी टोटल ग्रॉस रिसीट्स, अगर उसकी ग्रॉस रिसीट्स, उसकी सेल्स, उसका टर्नओवर अगर किससे एक्सीड हो जाए, 1 करोड़ से एक्सीड हो जाए, तो उसे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, अगर उसकी ग्रॉस रिसीट्स, सेल्स, टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड हो जाए तो उसे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब मैं बात करती हूँ असेसमेंट ईयर 2021 में क्या था और असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या हो गया। असेसमेंट ईयर 2021 में क्या था और असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या हो गया। देखो एक प्रोविजो ऐड किया गया था, क्या ऐड किया गया था, एक प्रोविजो ऐड किया गया था। अगर एसएससी की कैश रिसीट्स, अगर एसएससी की कैश रिसीट्स डू नॉट एक्सीड, अगर एसएससी की कैश रिसीट्स डू नॉट एक्सीड 5%, अगर उसकी कैश रिसीट्स अप टू 5% है ऑफ ग्रोस रिसीट्स, अगर उसकी कैश रिसीट्स क्या है, डू नॉट एक्सीड 5% ऑफ ग्रोस रिसीट्स, मतलब उसकी कैश रिसीट्स अप टू 5% है। एंड कैश पेमेंट्स, अगर एंड कैश पेमेंट्स डू नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स ऑफ एग्रीगेट पेमेंट्स, तो कैश रिसीट्स कितनी है, अप टू 5%, एंड कैश रिसीट्स कितनी है, अप टू 5%, एंड कैश पेमेंट्स कितनी है, अप टू 5%। कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीट्स दोनों के बीच में क्या है, एंड कैश रिसीट्स भी अप टू 5% होनी चाहिए और कैश पेमेंट्स भी अप टू 5% होनी चाहिए, मतलब उसकी 95% ट्रांजैक्शंस क्या होनी चाहिए, थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, बैंकिंग को बूस्ट करने के लिए ट्रांसपेरेंसी आए कि सभी ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक हो, ट्रांजैक्शंस क्या हो, थ्रू बैंक हो, ट्रांजैक्शंस क्या हो, थ्रू बैंक हो। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कहा गया कि 95% ट्रांजैक्शन अगर उनकी थ्रू बैंकिंग चैनल है, कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स अप टू 5% है, 5% से ज्यादा नहीं है, तो 1 करोड़ की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 5 करोड़ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 5 करोड़ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 1 करोड़ की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 5 करोड़ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस 1 करोड़ की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 5 करोड़ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या चेंज किया गया, देखो एक प्रोविजो ऐड किया गया सेम, अगर उसकी कैश रिसीट्स अप टू क्या है 5% तक है एंड कैश पेमेंट्स क्या है अप टू 5% तक है, क्या है, कैश पेमेंट्स अप टू क्या है 5% तक है। और एक एक्सप्लेनेशन दी गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एक क्या दी गई, एक्सप्लेनेशन दी गई, अगर उसकी क्या जो पेमेंट्स है, अगर उसकी जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, अगर उसकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स है, अगर उसकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स, अगर उसकी रिसीट्स एंड पेमेंट्स थ्रू क्या है, चेक ड्रॉन ऑन बैंक, चेक ड्रॉन ऑन बैंक या फिर बैंक ड्राफ्ट, चेक ड्रॉन ऑन बैंक या फिर बैंक ड्राफ्ट, और अगर वो चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट नॉट अकाउंट पे, अगर वो चेक और बैंक ड्राफ्ट अकाउंट पे ही नहीं है, अगर वो चेक और बैंक ड्राफ्ट अकाउंट पे ही नहीं है तो उसे कैश माना जाएगा, तो उसे कैश माना जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन दी गई, अगर कोई रिसीट्स एंड पेमेंट्स, अगर कोई रिसीट्स एंड पेमेंट्स, अगर चेक ड्रॉन बाय, अगर
ट्रैक ड्रॉन ऑन बैंक या फिर बैंक ड्राफ्ट है, अगर वो अकाउंट पे ही नहीं है तो उसे पेमेंट और रिसीट इन कैश माना जाएगा, उसे पेमेंट एंड रिसीट इन कैश माना जाएगा। और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए इस 1 करोड़ को कितना कर दिया, 10 करोड़ कर दिया, मतलब इस 5 करोड़ से क्या कर दिया, 10 करोड़ कर दिया। अगर इस 5 करोड़ को क्या कर दिया, 10 करोड़ कर दिया, तो इस 1 करोड़ को क्या कर दिया, 10 करोड़ कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक असेसी है जो एजेंसी बिजनेस कर रहा है, एक असेसी क्या कर रहा है, एजेंसी बिजनेस कर रहा है, जो प्रिजम्पटिव में नहीं है, अगर इसकी ग्रोस रिसीट्स कितनी है, अगर इसकी ग्रोस रिसीट्स कितनी है, अगर इसकी ग्रोस रिसीट्स कितनी है, 8 करोड़ है, और इसकी कैश पेमेंट्स किसमें कितनी है, 4% है, और इसकी कैश रिसीट्स कितनी है, 4% है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि दोनों के बीच में एंड था। कैश पेमेंट्स भी 5% से कम है, कैश रिसीट्स भी 5% से कम है, और इसकी ग्रोस रिसीट्स कितनी है, 8 करोड़ है। तो क्या इसे ऑडिट करवानी पड़ेगी, इसे ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए लिमिट कितनी हो गई थी, 10 करोड़ हो गई थी। और कैश पेमेंट्स, और मैं अज्यूम कर रही हूं कि कोई भी ऐसा चेक या फिर ड्राफ्ट नहीं है जो अकाउंट पे ही नहीं है, क्लियर हुई बात। तो फटाफट एक बार क्विकली हम इनकम टैक्स एक्ट से डायरेक्टली इस सेक्शंस को गो थ्रू कर लेते हैं। एक बार इनकम टैक्स एक्ट से हम डायरेक्टली इस सेक्शन को गो थ्रू कर लेते हैं। देखो, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, अगर उसकी सेल्स, टर्नओवर, ग्रोस रिसीट्स 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसे क्या करवानी पड़ेगी, टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी एग्रीगेट ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड, मतलब जो अमाउंट्स रिसीव हुई हैं, जो उसके एग्रीगेट ऑल अमाउंट्स रिसीव हुई हैं वो कैश में डू नॉट एक्सीड 5%, मतलब 5% तक ही उसकी कैश रिसीट्स हैं, और उसकी एग्रीगेट पेमेंट्स इन कैश डू नॉट एक्सीड 5%, मतलब कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। रिसीट्स भी अप टू 5% होनी चाहिए और पेमेंट्स भी अप टू 5% इन कैश होनी चाहिए, मतलब 95% ट्रांजैक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल होनी चाहिए। बैंकिंग को बूस्ट करने के लिए कि सभी बैंकिंग से वर्क करे, ट्रांसपेरेंसी आए, इसीलिए इसको बूस्ट करना था। तो फर्दर दैट पर्पस ऑफ दिस क्लोज, दिस एक्सप्लेनेशन फर्दर प्रोवाइडेड that for purpose of this clause payment or receipt as the case may be, चाहे पेमेंट है चाहे कैश है, अगर वो बाय चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक या फिर बैंक ड्राफ्ट है विच इज नॉट अकाउंट पे, तो उसको क्या माना जाएगा, कैश कंसीडर किया जाएगा। और इस 1 करोड़ को 10 करोड़ कर दिया गया। देखो ये वाली बात भी कब देखो 1 अप्रैल 2021 में, और उसके बाद 10 करोड़ की लिमिट भी कब की गई, 1 अप्रैल 2021 में। और ये मैं ऑलरेडी अपनी क्लास में, अपनी रेगुलर क्लास में इसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अल्टीमेटली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट फॉर माई स्टूडेंट्स बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास। बट अगेन मैंने आपको ये बात बता दी, इस 1 करोड़ की लिमिट को 10 करोड़ कर दिया और एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई। अगर चेक के थ्रू या फिर बैंक ड्राफ्ट है जो अकाउंट पे ही नहीं है तो उसे कैश कंसीडर किया जाएगा। और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम अपनी नॉर्मल रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। ये हमारी खत्म हो गई ऑल अमेंडमेंट्स कारो हमने कर लिया। ऑडिट कमेटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नॉक्लार्ड, पीयर रिव्यू एंड ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ। जीएसटी ऑडिट यू डोंट हैव टू डू, जीएसटी ऑडिट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द डिलीटेड, हमें जीएसटी ऑडिट नहीं करना। फिस्कल में सिर्फ यही चेंजेस थे और सभी चेंजेस हम अपने नॉर्मल रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अटेम्प्ट। आप प्लीज हार्ड वर्क कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल सक्सेस। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क एंड यू विल डेफिनेटली सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।